Assalamu alaikum everyone. Welcome to session on illustrative financial statements. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यस सर illustrative सर। financial statements में. Yes. तो देखें पाकिस्तान में जो फ्रेमवर्क है फॉर द कंपनीज, हमारा जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है वो हमें थर्ड शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट में लेट डाउन हुआ है. थर्ड शेड्यूल में कंपनीज को कैटेगराइज किया गया है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज में, इसके अलावा लार्ज साइज कंपनी में और मीडियम साइज कंपनी में और स्मॉल साइज कंपनी में. मैं समझता हूँ कि ये बैकग्राउंड देना जरूरी है बिफोर वी कम टू इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो जहाँ तक पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, उसमें सबसे पहले जो कैटेगरी वो लिस्टेड कंपनी आती है. और हमारा जो थर्ड शेड्यूल वो प्रिस्क्राइब करता है कि आपने अकाउंट जो बनाने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाने हैं, वो IFRS की बेस पे बनाने हैं और फोर्थ शेड्यूल की बेस पे बनाने हैं. इसी तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी में नॉन लिस्टेड कंपनीज भी आती हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर कंपनी है और इसके अलावा कुछ स्पेशल कंपनीज हैं जैसे NBFCs हो गई, मुदारबा हो गई, इंश्योरर हो गया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज हो गया, कमोडिटी एक्सचेंज हो गया. इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जिसमें पब्लिक का स्टेक है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कहलाती है. तो इनके लिए भी जो हमारे जो लॉ है कंपनीज एक्ट, वो प्रिस्क्राइब करता है कि आपने अकाउंट्स बनाने वो IFRS पे बनाने और फिफ्थ शेड्यूल पे बनाने. उसके बाद आ जाती हैं लार्ज साइज कंपनीज, जो कि बेसिकली नॉन नो नॉन लिस्टेड कंपनी है विद लेट से एक क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर लेट से लार्ज कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है बट लार्ज है, लेट से 200 मिलियन से ऊपर उसका पेड अप कैपिटल है, या टर्नओवर उसका ग्रेटर देन 800 मिलियन है, या एम्प्लॉयज 750 या ज़्यादा हैं, तो उस केस में उनको IFRS फॉलो करना है और फिफ्थ शेड्यूल फॉलो करना है. इसी तरीके से कोई फोन कंपनी है विद अ टर्नओवर 1 बिलियन मोर, उसको भी IFRS और फिफ्थ शेड्यूल फॉलो करना है. इसी तरीके से नॉन लिस्टेड कंपनी है जो कि NPO है और अंडर सेक्शन 42 या 45 ऑफ द एक्ट में जो है वो रजिस्टर हुई है, लाइसेंस्ड है, और उसका रेवेन्यू 200 बिलियन से या उससे ज़्यादा है, तो उसको IFRS प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPOs वो लगाने हैं अपने अकाउंट्स की प्रिपरेशन में और फिर शुरू लगाना है. उसके बाद आ जाती है मीडियम साइज कंपनीज. मीडियम साइज कंपनीज में नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं विद पेड अप कैपिटल. ये वो कैपिटल कंपनीज हैं जो कि थोड़ी सी मीडियम साइज की हैं, इनका पेड अप कैपिटल लेस देन 200 मिलियन है, टर्नओवर अप टू 800 मिलियन है, एम्प्लॉयज लेस देन 750 हैं, या प्राइवेट कंपनी है विद लेट्स से पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन 10 मिलियन है बट लेस देन 200 मिलियन, टर्नओवर ग्रेटर देन 150 मिलियन बट नॉट एक्सीडिंग 800 मिलियन, और या एम्प्लॉयज मोर देन 250 बट लेस देन 750. इसके अलावा नॉन लिस्टेड कंपनी जो कि अंडर सेक्शन 42 या 45 में बनी हो, ये बेसिकली NPOs हैं जिनका जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो 200 मिलियन से कम है. तो इन कंपनीज को आपने जैसे पहली जो तीन कैटेगरीज है ABC, उनको IFRS फॉर SMEs लगाना है, साथ में फिफ्थ शेड्यूल लगाना है. जो NPOs हैं उनको IFRS फॉर SMEs लगाना है और साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ NPOs फॉर NPOs वो लगाना है और फिफ्थ शेड्यूल लगाना है. स्मॉल साइज कंपनीज दी गई हैं थर्ड शेड्यूल में, जिसमें प्राइवेट कंपनी है विद अ पेड अप कैपिटल अप टू 10 मिलियन, टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 150 मिलियन, एंड एम्प्लॉयज नॉट एक्सीडिंग 250. उस केस में जो ICAP का एक फ्रेमवर्क है, रिवाइज AFRS फॉर SSEs, जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और फिफ्थ शेड्यूल, ये दो चीज़ों को लगाना है अकाउंट्स की प्रिपरेशन में. जो इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं थर्ड शेड्यूल में वो ये है कि कंपनी की जो क्लासिफिकेशन है, वेदर लार्ज साइज कंपनी या मीडियम साइज कंपनी या स्मॉल साइज कंपनी, वो उसके लास्ट ईयर के ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे होगी. और क्लासिफिकेशन कब चेंज होगी? चेंज हो सकती है अगर 2 कंसेक्टिव साल तक वो प्रीवियस क्राइटेरिया में फॉल ना करे, तो फिर वो क्लासिफिकेशन जो न्यू उसका क्राइटेरिया के हिसाब से, जो न्यू नंबर्स के हिसाब से जो जिस क्राइटेरिया में फॉल करती है, वो वहाँ कैटेगराइज हो जाएगी. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो बात की गई है उसमें थर्ड शेड्यूल बताता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो आपने असेस करने हैं वो एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय कंपनी है इन दैट फाइनेंशियल ईयर, कैलकुलेटेड ऑन अ मंथली बेसिस. इट मीन्स कि हर महीने के हम उठा लेंगे, महीने के एंड पे जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका एवरेज ले लेंगे, तो उस समय
साल भर के एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे कि भाई कितने हैं, और फिर उसके हिसाब से हम क्राइटेरिया में उसको लगाएंगे कि अभी हम कंपनी जो है हमारी वो लार्ज साइज कंपनी है या स्मॉल साइज कंपनी है, मीडियम साइज कंपनी है। इसी तरीके से बताया गया कि सब्सिडरी कंपनी जो है वो लिस्टेड कंपनी की जो सब्सिडरी है वो फोर्थ शेड्यूल को ही फॉलो करेगी। मीडियम साइज कंपनीज जो हैं वो जो कि उनको एफआरएस फॉर एसएमई लगाना है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ लगाना है, वो उनके पास ऑप्शन है कि वो फुल आईएफआर यानी आईएफआरएस एज नोटिफाइड बाय कमीशन वो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस फ्रेमवर्क को ऑप्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से स्मॉल साइज कंपनीज जिनको एफआरएस फॉर एसएससी रिक्वायर्ड है वो ऑप्ट कर सकते हैं फॉर आईएफआरएस नोटिफाइड बाय कमीशन और आईएफआरएस फॉर एसएमई, यानी वो बड़े फ्रेमवर्क की तरफ जा सकते हैं फ्रॉम द स्मॉलर फ्रेमवर्क, दैट इज एफआरएस फॉर एसएससी से वो बड़े फ्रेमवर्क पे जा सकते हैं। इसी तरीके से आईएफआरएस और एसएमई जिनके लिए जरूरी है वो उससे बड़े यानी आईएफआरएस फुल आई यानी आईएफआरएस नोटिफाइड बाय कमीशन उस फ्रेमवर्क पे जा सकते हैं और उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ मैं फोर्थ शेड्यूल की रिक्वायरमेंट डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जो इलस्ट्रेटिव मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने वो बेसिकली फोर्थ शेड्यूल और आईएफआरएस एज नोटिफाइड बाय द कमीशन उस बेस पे बना हुआ है। तो इसलिए आई थॉट के इट इज़ बेटर कि मैं फोर्थ शेड्यूल की रिक्वायरमेंट्स आपसे जो की रिक्वायरमेंट्स है वो आपके सामने ब्रीफ करूँ। जो फोर्थ शेड्यूल का पैरा 6 है वो कहता है कि आपने इंफॉर्मेशन के बाद कंपनी के बारे में ये इंफॉर्मेशन देनी है, यानी जनरल जियोग्राफिकल लोकेशन एड्रेस ऑफ ऑल बिजनेस यूनिट्स इंक्लूडिंग बिल्स प्लांट, particulars of company's immovable property including location and area of land, capacity of the industrial unit, actual production, the reasons for shortfall, ये हमने फाइनेंशियल में देनी है। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ऑन एज ऑन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द ईयर, ये हमने देना है। इसके अलावा एसोसिएटेड कंपनीज या रिलेटेड पार्टीज विद होम द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू ट्रांजैक्शंस और had agreements or arrangements in place during the financial year, along with the basis of relationship describing common directorship and percentage of shareholding। और जो लेट पार्टी की डेफिनेशन है वो वही है जो कि आईएफआरएस में दी गई है। इसी तरीके से जो कंपनीज हमारी एसोसिएट्स हैं, सब्सिडियरीज हैं, या आउटसाइड या जॉइंट वेंचर्स हैं या होल्डिंग कंपनीज हैं जो आउटसाइड इनको पाकिस्तान इनकॉर्पोरेटेड हैं और जिनके साथ कंपनी ने कोई ट्रांजेक्शन्स की हैं ड्यूरिंग द ईयर या कोई अरेंजमेंट किया एग्रीमेंट किया है, उसके सिलसिले में ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाएगी। नेम ऑफ अंडरटेकिंग, रजिस्टर्ड एड्रेस एंड कंट्री ऑफ फॉर्म इनकॉर्पोरेशन, बेसिस ऑफ एसोसिएशन, इसके अलावा परसेंटेज होल्डिंग ऑफ शेयर होल्डिंग इंक्लूडिंग शेयर होल्डिंग थ्रू अदर कंपनीज। इसी तरीके से रिक्वायरमेंट है कि आपने क्रेडिट फैसिलिटीज जो कंपनी के पास अवेलेबल है अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड क्रेडिट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वो आपने डिस्क्लोज करना है, और जितना आपने अनयूटिलाइज था वो आपने डिस्क्लोज करना है एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी आपका अनयूटिलाइज था। इसी तरीके से अगर आपने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप इशू कर रहे हैं आफ्टर योर पब्लिक ऑफरिंग, फॉर एग्जांपल आपने कोई शेयर्स इशू कर रहे हैं या आप कोई डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आपके सब्सिक्वेंट वाले हैं उसमें आपने इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो कि आपने प्रोस्पेक्टस या ऑफरिंग डॉक्यूमेंट में शो किया था एज टू दी यूटिलाइजेशन प्रोसीड्स वो आपने डिस्क्लोज करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसी तरीके से कंपनी ने जहाँ लोन्स एडवांसेस लिए हुए हैं या दिए हुए हैं या कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं बहुत शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन फॉरेन कंपनीज और अंडरटेकिंग, तो उसमें ये डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। नेम ऑफ द कंपनी अंडरटेकिंग अलॉन्ग विद जुरिसडिक्शन वेयर इट इज लोकेटेड, बेनिफिशियल ऑनर ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी कौन है, अमाउंट ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट जो आपने दिया वो क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है आपकी, अमाउंट ऑफ रिटर्न रिसीव्ड वो क्या है, लिटिगेशन अगर कोई है अगेंस्ट इन्वेस्टिंग कंपनी तो वो क्या है, एनी डिफॉल्ट ब्रीच relating to foreign loan investment, gains and loss in case of disposal of foreign investments। इसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने कोई एक्सपोर्ट फेज में आप इन्वॉल्व हैं, आप बाहर आपकी एक्सपोर्ट्स हैं तो फिर आप एक्सपोर्ट्स करते हैं बाहर आप बेचते हैं, तो फिर आपको ये डिस्क्लोजर देने हैं कि आपने नेम ऑफ कंपनी एंड और इन केस ऑफ लीड पार्टी अगर लीड पार्टी को है तो उसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, और इसके अलावा नेम ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टीज, रिलेशनशिप इफ एनी एंड द डिफॉल्ट अमाउंट। इस तरीके से फोर्थ में रिक्वायरमेंट है कि शरीयत कंप्लाइंट कंपनीज जो हैं या वो कंपनी जो कि इस्लामिक इंडेक्स कंपनीज लिस्टेड ऑन इस्लामिक इंडेक्स जो कि उस पे यानी जो हमारा पीएसएक्स इस्लामिक इंडेक्स पे लिस्टेड हैं, उन उनमें अगर आपकी कोई कोई इन्वेस्टमेंट है या कुछ है तो फिर आपने उस पर ये इन्फॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जांपल आपने लोन एडवांसेस अगर आपने लिए हैं इस पर इस्लामिक मोड वो आपने लेना है।
इसके अलावा शरिया कंप्लाइंट बैंक डिपॉजिट्स वगैरह वो आपने जो है वो डिस्क्लोज करना है। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट बैंक डिपॉजिट्स वो आपने डिस्क्लोज करना है। रेवेन्यू फ्रॉम अर्न फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट बिजनेस वो डिस्क्लोज करना है। गेन लॉस और डिविडेंड अर्न फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट बिजनेस डिस्क्लोज करना है। एक्सचेंज गेन, ये यानी जो भी आपने शरिया कंप्लाइंट आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं या आपकी एसेट्स हैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने डिस्क्लोज करनी है। इसी तरीके से जो फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट के लिए जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है अंडर द फोर शेड्यूल उसकी हाईलाइट्स ये हैं कि आपने ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट आपने ये दिखाना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिखाना है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट दिखाना है, अनपेड डिविडेंड दिखाना है, क्लेम डिविडेंड दिखाना है, एंड कैश इन बैंक बैलेंस। जब मैं अपनी इलस्ट्रेटिव खोलूंगा तो उसमें ये तमाम आइटम्स आपको बैलेंस शीट में नजर आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएंगे। फिक्स एसेट्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि जहाँ आपने कम एसेट आपके आपके हैं, आपने एक्वायर किए हैं बट आपके नाम पर नहीं है या आपके पोजीशन या कंट्रोल में नहीं है तो फिर आपने उनकी इंफॉर्मेशन देनी है। इसी तरीके से लैंड बिल्डिंग आपने शो करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड लैंड। इस तरीके से आपने एफएसपी दिखानी है, फोर्स सेल वैल्यू दिखानी है सेपरेटली इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जहाँ तक सेल ऑफ फिक्स एसेट्स का ताल्लुक है तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ आप लेट से आपकी इफ एग्रीगेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स डिस्पोज्ड ऑफ exceed 5 million rupees following particular of each asset which has book value of 500,000 rupees or more shall be disclosed। इसमें कॉस्ट या रिवैल्यूएशन अमाउंट डिस्क्लोज होगा, बुक वैल्यू होगी, सेल प्राइस होगी, मोड ऑफ डिस्पोजल होगा, पर्टिकुलर्स ऑफ परचेज होगा, गेन लॉस होगा, रिलेशनशिप होगा। ये सारी जब मैं अपनी डिस्क्लोजर दिखाऊंगा इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसमें हमने ये डिस्क्लोज किया हुआ है। जहाँ तक लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का ताल्लुक है तो उसके भी ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आपने पर्पस फॉर विच लोन्स एंड एडवांसेस फॉर मेड ये देना होगा, रिकंसिलेशन देनी होगी कैरिंग अमाउंट की फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टिल एंड ऑफ द ईयर। उसमें डिसबर्समेंट्स क्या की, मजीद रीपेमेंट्स क्या हुई, एंडिंग अमाउंट क्या हुआ, ये आपने देना है। इसी तरीके से अदर देन आर्म्स लेंथ अगर अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई लोन एंड एडवांसेस की तो फिर आपने रीजन देना है। इस तरीके से लोन एडवांसेस टू एसोसिएट एंड पार्टीज जो है उसमें आपने ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, नेम ऑफ ईच एसोसिएट रिलेटेड पार्टी, टर्म्स ऑफ लोन एंड एडवांसेस, पर्टिकुलर्स ऑफ कोलेट्रल अगर कोलेट्रल है, इसके अलावा मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, यानी मंथली एंड बेसिस बैलेंसेस में जो मैक्सिमम एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग होता है वो आपने देना होता है। इस तरीके से प्रोविजन फॉर ट्रेड क्रेडिट लॉसेस हो गया फॉर एग्जांपल वो आपने देना है, लोन एडवांस रिटर्न ऑफ वो देना है आपने। इसी तरीके से करंट एसेट्स के लिए आपने ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि डेट इन केस ऑफ डेट रिसीवेबल फ्रॉम एसोसिएटेड पार्टी ये इन्फॉर्मेशन देनी है, नेम ऑफ एसोसिएटेड पार्टी, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ऑफस्टैंडिंग एट एनी टाइम, ये सब हमने पिछले देखा वही हमने देना है। रिसीवेबल पास ड्यू या इम्पेयर्ड along with the age analysis distinguishing between trade dates, loan advances and receivable ये हमें देना है। dates written off as recoverable between distinguishing between trade dates and the receivable ये देना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो आपने ड्यूरिंग द ईयर किया है वो आपने देना है, और जस्टिफिकेशन फॉर रिवर्सल अगर कोई चीज़ प्रोविजन आपने रिवर्स किया है वो देना है। इसी तरीके से लोन एडवांसेस अदर देन दोज टू एम्प्लॉइज द नेम अगर हमने एम्प्लॉइज के अलावा किसी को लोन एडवांस दिए हुए तो नेम ऑफ बोरो इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट आपने देनी है। इफ द लोन और एडवांस एक्सीड 1 million रुपीज टुगेदर विद द पर्टिकुलर्स ऑफ सिक्योरिटी आपने डिस्क्लोज करना है। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर एनी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स इन लोन एडवांसेस आपने शो करना है एज अ डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस अमाउंट्स। फिर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व की डिस्क्लोजर है कि आपने रेवेन्यू रिजर्व कैपिटल रिजर्व अलग से डिस्क्लोज करने होंगे। अगर एनी रिजर्व जो अंडर द लॉ आपका रिक्वायर्ड है वो आपने डिस्क्लोज करना होगा। एनी लीगल रिस्ट्रिक्शन आपके पर है डिस्ट्रीब्यूशन पर वो आपने डिस्क्लोज करनी होगी। यहाँ तक इशू शेयर कैपिटल के ताल्लुक है उसमें आपने बताना होगा कि कैश कंसिडरेशन के लिए शेयर्स कितने इशू हुए, अदर दिन कैश कंसिडरेशन में कितने हुए, अलॉटेड एट बोनस शेयर्स वो कितने थे, ट्रेजरी शेयर्स क्या था, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। इसके अलावा एक जो रिक्वायरमेंट है इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट वो ये है कि डिस्काउंट एंड इशू शेयर्स आपने on the face of shall be shown separately as a reduction from capital in the statement of financial position and the changes statement of changes in equity। इसी तरीके से कुछ शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स आपने किए हैं फॉर वोटिंग राइट्स, बोर्ड सिलेक्शन राइट्स ऑफ फर्स्ट रिव्यूअल वगैरह वो आपने डिस्क्लोज करना है। नॉन करंट लायबिलिटीज की आपने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, अमाउंट ड्यू टू एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज। करंट लायबिलिटीज में आपने ये आइटम्स डिस्क्लोज करने हैं, प्रोविडेंट फंड को जो पेबल है वो आपने डिस्क्लोज करना है।
इसके अलावा कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड और अदर कंट्रीब्यूटरी फंड जो है रिटायरमेंट फंड, उसमें जो आपका पेबल है वो डिस्क्लोज करना है, डिपॉजिट्स अक्रूड लायबिलिटी एडवांसेस वो डिस्क्लोज करना है, लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो डिस्क्लोज करना है, अदर रिलेटेड पार्टीज लोन एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज वो आपने डिस्क्लोज करना है, लोन्स एंड एडवांसेस को आपने सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में डिस्क्लोज करना है। प्रोविडेंट फंड का जहाँ तक ताल्लुक है, आपने एक डिस्क्लोजर देना है कि जो प्रोविडेंट फंड जो है वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मीट करती है रिक्वायरमेंट, यानी ये स्टेटमेंट दैट इन्वेस्टमेंट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लिस्टेड इक्विटी एंड लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज आउट ऑफ अफर्मेशन फंड्स have been made in accordance with the provision section 218 of the act and the conditions specified thereunder। ये आपको स्टेटमेंट देना है। इसी तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में आपने ये इंफॉर्मेशन देनी है कि अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका पेबल है तो आपने उसके बारे में बताना है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है कितना आपका गुड्स के अगेंस्ट है, कितना सर्विसेज के अगेंस्ट है, आया भी जो एग्रीमेंट के तहत ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है यूटिलाइजेबल है या नहीं है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 217 ऑफ द एक्ट, और वेदर दिस द सिक्योरिटी डिपॉजिट हैव बीन केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। इस तरीके से प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि टर्नओवर में से आपने ट्रेड डिस्काउंट और सेल्स एंड अदर टैक्स जो डिडक्ट करके दिखाना है, आपने डिस्क्लोज करना है। ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन को आपने डिस्क्लोज करना है, शोइंग सेपरेटली जो भी एज ऑडिटर्स की जो भी आपकी फीस है, ऑडिट फी हो गई, इसके अलावा जो अदर कैपेसिटी में उसने कोई फीस अर्न की है वो भी आपने डिस्क्लोज करनी है। और इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स आपने ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सेपरेटली दोनों ऑडिटर्स के लिए देनी है। इसी तरीके से अगर आपने डोनेशन दी है कंपनी ने, तो फिर डोनेशन अगर लेट्स से 10% से ज़्यादा एक्सीड करती है, अगर कोई एक सिंगल डोनेशन है जो कि ओवरऑल डोनेशन का 10% से ज़्यादा एक्सीड करती है, या 1 बिलियन विच एवर इज हायर, तो उस केस में आपने नेम ऑफ डोनी डिस्क्लोज करना है और यही बताना है कि वेदर एनी डायरेक्टर इज स्पाउस हैज इंटरेस्ट इन दैट डोनी irrespective of the amount, name of director shall along with their interest shall be disclosed। कंप्लीट पर्टिकुलर्स द एग्रीमेंट आगे इसी तरीके से आपने मैनेजर रिम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन आपने देना है, और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव का रिम्यूनरेशन आपने देना है, जिसमें आपने फीस, मैनेजर रिम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस, रिम्बर्सेबल एक्सपेंसेस ये सब बताने हैं। इसके अलावा रिटायर पेंशन, ग्रेजुटी और पीएफ कंट्रीब्यूशन ये बताना है। इसके अलावा अदर जो इम्पोर्टेंट यानी एक जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आपने इन काइंड कोई उनको बेनिफिट दिया हो तो वो भी आपने बताना है, उसकी नेचर बतानी है, और वेयर प्रैक्टिकेबल देयर अप्रोक्सीमेट मनी वैल्यूज। इस तरीके से कोई और सर्विसेज अगर वो रेंडर करें तो उनका अमाउंट जो आपने पे किया वो बताना है। इस तरीके से इन केस ऑफ रॉयल्टी आपने पे की हो किसी को, तो आपने डिस्क्लोज करना है कि नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है इसका, रिलेशनशिप विद द कंपनी ऑफ डायरेक्टर्स क्या है इसका। अच्छा, अब क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है ये हमारी आईएफआरएस बेसिकली हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, तो इससे ही रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आईएफआरएस अडॉप्शन स्टेटस पाकिस्तान में क्या है। तो मैं आई वुड नॉट टेक मच मच ऑफ द टाइम ऑन दिस। पाकिस्तान ने तमाम स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए हुए हैं एक्सेप्ट फ्यू। आईएफआरएस 18 और 19 हमारे अडॉप्टेड नहीं है, ये हमारा अभी अडॉप्शन होना बाकी है, और ये आईएसबी की भी इफेक्टिव डेट जो है 1 जनवरी 2027 है। इसके अलावा IFRS 1 जो है वो हमारा अडॉप्ट नहीं हुआ हुआ, क्योंकि बिकॉज देयर आर सर्टेन एग्जाम्पशन deferments granted by SCB and SBP, and IFRS 1 can only be implemented when all the differences between current Pakistan financial reporting requirements and IFRS are removed। जो एग्जाम्पशंस जो अवेलेबल हैं जो आज वो ये हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी जो बैंकिंग सेक्टर है और आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके लिए IFRS 7 जो है वो लेट्स से बैंक्स के लिए, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसको लिए डेफरमेंट है। और इन इंस्टीट्यूशंस को जो इनके लिए स्पेसिफाइड फ्रेमवर्क है, जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो उनको इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए वो डेफर्ड हुआ हुआ है, और उनके लिए और इनको जो है अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को IS 16 या IFRS 5 के तहत इनको इसकी अकाउंटिंग करनी है। और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है वो इनकी वो SGP के फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब की गई।
इसी तरीके से IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट जो है वो बेनिफिट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो जो अक्सर जो है पब्लिक सेक्टर कंपनीज में नजर आती है आपको, उसमें उनके लिए उसकी रिक्वायरमेंट IFRS 2 की रिक्वायरमेट की एग्जेम्पशन है। इसी तरीके से IFRS 9 जो है रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड ट्रेड लॉस मॉडल, IFRS 9 में जो EACL मॉडल की जो रिक्वायरमेंट है वो SECB ने डेफर की हुई है टिल December 31, 2024 फॉर कंपनीज होल्डिंग फाइनेंशियल एसेट्स ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्कुलर डेट। इसी तरीके से ये एग्जामेशन IFRS 9, 16 और 21 की अवेलेबल है टू कंपनीज दैट हैव एग्जीक्यूटेड पावर परचेज एग्रीमेंट्स बिफोर January 1, 2019। IFRS 16 की एग्जामेशन है उनके पास, उनके लिए। इसके अलावा 21 की एग्जामेशन है रिलेटिंग टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज डिफरेंसेस, और टू द एंड आल्सो exemption in respect of embedded derivatives under IFRS 9। इस तरीके से requirements of consolidation under IFRS 10 is not applicable in case of investment by companies in mutual funds established under trust structure। और इस तरीके से IFRIC 12 जो है हमारी उसकी exemption जो है वो all the companies को grant की गई है। Now I'm coming to the main topic, illustrative financial statements for public interest companies। देखिए, हमने आई कैप की वेबसाइट पे आपको दो इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगे। एक वो इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज के लिए बनाए गए हैं, और एक वो हैं जो कि मीडियम साइज कंपनी के लिए बनाए गए हैं, जो कि IFRS फॉर SMEs को इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं। जो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज के लिए बनाए गए हैं बेसिकली, उसमें हमने IFRS एज अडॉप्टेड इन पाकिस्तान उनको उनको इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जो हमारी फोर शील्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमने इस्तेमाल किया गया है। और purpose of this publication is to facilitate ICAP members, assist the preparers of the financial statement, and provide guidance to all stakeholders with regard to the and presentation of statutory financial statements in accordance with the accounting and reporting standards as big in Pakistan to public interest companies। ये जैसे मैंने बताया कि ये जो हमने अकाउंट्स बनाए हुए हैं ये फोर शेड्यूल के हिसाब से बनाए हुए हैं, और IFRS एज अडॉप्टेड इन पाकिस्तान की हिसाब से बनाए हुए हैं। और क्योंकि जो फोर्थ शेड्यूल है वो वही रिक्वायरमेंट्स आपका कैरी कर रहा होता है जो कि फिफ्थ शेड्यूल में ऑलमोस्ट। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये उन एंटिटीज़ के लिए भी उन वो एंटिटीज़ भी इसको यूज़ कर सकती हैं जिनके लिए मेन फ्रेमवर्क IFRS है और फिफ्थ शेड्यूल है। फॉर एग्जांपल लार्ज साइज एंटिटीज़ जो कि इनको रिक्वायर्ड है कि वो फिफ्थ शेड्यूल और IFRS इस्तेमाल करें इन द प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर थर्ड शेड्यूल, वो इस इलस्ट्रेटिव को देखते हुए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। ये मैं पहले ही ऊपर पढ़ चुका हूँ थर्ड शेड्यूल के। ये मैंने अभी बात की है कि जो एक नॉन लिस्टेड कंपनी है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट नॉन लिस्टेड कंपनी है, उसको फिफ्थ शेड्यूल को रिक्वायरमेंट को इस्तेमाल करना है इंस्टेड ऑफ फोर्थ शेड्यूल। हाँ, अगर फोर्थ शेड्यूल जो है वो ऑलरेडी फिफ्थ शेड्यूल की रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर कर रहा होता है। तो ये जो लिस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये जो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज के लिए हैं, ये इक्वली इक्वली बेनिफिशियल है फॉर लार्ज साइज कंपनीज। इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी जो है वो उस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है जो कि IFS इस्लामिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कवर होती हैं, तो फिर उसको IFS की रिक्वायरमेंट को भी फॉलो करना है। इन इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने एक 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 एग्जांपल ली है PIC पाकिस्तान लिमिटेड की, जो कि एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है इन गवर्नमेंट पाकिस्तान, और उसकी कुछ सब्सिडरीज भी हैं, कुछ एसोसिएट्स भी हैं, कुछ जॉइंटली कंट्रोल एंटिटीज भी हैं, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है अपनी उस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए जो कि पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये आर डिज़ाइन टू कैप्चर, ये बेसिकली कंसीडर करते हुए बनाए गए हैं कि वो जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस सेक्टर में है, क्योंकि यही ज़्यादातर सेक्टर्स हैं जिसमें जो ज़्यादा मेजॉरिटी कंपनीज इसमें होती हैं। और these illustrative financial statement designed to capture wide set of circumstances and transactions and enhancing the relevance of the listed financial statement, all minimum disclosure requirements of IFRS as adopted in Pakistan are complied with। और
ये ने बात कर ली कि जो जो डिस्क्लोजर है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस उस लिहाज से हमने इसमें डाले गए। इसी तरीके से फाइल ये हमने जो फॉलोइंग नोट्स इंफॉर्मेशन हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड, जैसे कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, पोर्शनल की रिक्वायरमेंट है कि डिस्काउंट जो है वो आपने शेयर कैपिटल में से माइनस करके दिखाना है, तो वो हमने उसको दिखा दिया हुआ है अपने इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। चेंज इन पॉलिसी का डिस्क्लोजर है, करेक्शन ऑफ एरर का डिस्क्लोजर है, चेंज इन एस्टीमेट का डिस्क्लोजर है, रिक्लासिफिकेशन करस्पॉन्डिंग फिगर्स का डिस्क्लोजर है, गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में इसमें है, इंटरेस्ट फ्री लोन के बारे में है, इसके अलावा बायोलॉजिकल एसेट्स के बारे में डिस्क्लोजर है। इसी तरीके से हमने हर जो आइटम जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है इलस्ट्रेटिव में, उसके स्टार्ट में हमने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आईएफआरएस की और जो एज अडॉप्टेड पाकिस्तान और कंपनीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो शुरू की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसमें डाली हुई। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हाईलाइट के जो इलस्ट्रेटिव प्रेजेंटेशन, जो डिस्क्लोजर्स हैं, वो जब आप कंपनी आप अपने अकाउंट्स बना रहे होंगे तो आपने अपनी स्पेसिफिक मटेरियलिटी इवेंट्स ट्रांजैक्शंस को देख के बनाना होगा। उसको देख के हमने हमारी इलस्ट्रेटिव इस डॉक्यूमेंट इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के आपने अपनी सर्कमस्टांस को देखते हुए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना होगा। इसी तरीके से अकॉर्डिंगली ऑल द इलस्ट्रेटिव प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर्स में नॉट बी रेलेवेंट एंड रिक्वायर्ड। तो तमाम जो इस, क्योंकि ये एक बड़ी यानी इसमें तमाम सिचुएशंस को कैप्चर किया गया है, मैक्सिमम सिचुएशंस को कैप्चर करने की कोशिश की गई है इन इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ज़रूरी नहीं है कि जो तमाम चीज़ें यहाँ डिस्क्लोज की गई हैं इन इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही आपके पास भी एप्लीकेबल हो। तो इसलिए आपको जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन, अपने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को रखते हुए अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होंगे। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि ये दे कुड बी अ रिक्वायरमेंट टू इंक्लूड डिस्क्लोजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडरेशन, और कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है कंसिडरिंग योर सर्कमस्टांसेस, जो कि विच माइट नॉट हैव बीन कवर्ड इन दीज इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसी तरीके से मैंने बताया कि जो ये इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये तमाम यानी जो आईएफआरएस जो कि सीसीबी ने नोटिफाई किए गए हैं उसकी उसकी बेसिस पे बनाए गए हैं। और टिल जून 30 2020 इसके बाद सिर्फ एक आईएफआरएस नोटिफाई हुआ है विच इज़ नॉट रेलिवेंट टू एंटिटीज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो उसका ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। लेआउट इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेआउट इसका ये है कि इसमें प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बताया है, वो एक तो स्टार्ट ऑफ दी यानी कोई हेड अगर स्टार्ट होता है तो वहाँ शुरू में भी दी गई हैं। इसके अलावा हर यानी जो नया नंबर्स डिस्क्लोज किए गए हैं उसके राइट साइड पे भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि कौन सी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स यानी जो डिस्क्लोजर दिया गया है उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल IAS 16 का अगर पैरा लेट से 10 उसका कोई रिक्वायर करता है इन्फॉर्मेशन, तो उस डिस्क्लोजर के अगेंस्ट हमने IAS 16 का वो पैरा रेफरेंस डाला हुआ है। इसी तरीके से कोई अगर डिस्क्लोजर कंपनीज एक्ट के तहत है तो डिस्क्लोजर में हमने उसका रेफरेंस भी साइड में राइट साइड पे उसका डाला हुआ है किसी भी डिस्क्लोजर के अगेंस्ट। इसी तरीके से जो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इलस्ट्रेटिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी इंफॉर्मेशन जो बाइफिकेशन करता है वो नॉन करंट एसेट्स या और नॉन करंट लाइबिलिटीज, इस तरीके से करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज उस तरीके से करता है, ना कि लिक्विडिटी की बेस पे करता हो। लिक्विडिटी की बेस पे भी परमिटेड है बट इन सर्कमस्टांसेस, इन सर्टन सर्कमस्टांसेस एज पर IAS 1। जिसे मैं बताया कि ये जो पब्लिकेशन है ये सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव गाइड है रादर देन अ डेफिनेटिव स्टेटमेंट। इस तरीके जो अब आप अपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं तो अपने आपने खुद IFRS को रेफर भी करना है, कंपनीज एक्ट को भी रेफर करना है। और ये जो इलस्ट्रेटिव है इट कैन नॉट बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर रेफरेंस टू IFRS related interpretation provisions of the Companies Act, nor does it constitute accounting or the professional advice. Accordingly, this publication should not be relied upon as a substitute for seeking professional advice concerning the appropriate accounting treatment for specific individual situations or ensuring compliance with IFRS and or Companies Act. जो दो चीज़ें हैं जो कि हमने जो हमारे इस इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सच जो अभी कवर्ड नहीं है और हम इसको अपडेट करेंगे। एक चीज़ है कि जो एक IAS 1 में एक रिक्वायरमेंट है कि अब आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं देनी बल्कि आपने मटीरियल अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन देनी है। और मटीरियल अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन
एक डेफिनेशन है, वो ये है कि बट अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन इज मटीरियल if when considered together with other information included in an entity's financial statements, it can be reasonably be expected to influence in decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements. तो जब significant accounting policies की जगह जब material accounting policy information आप अपने financial statement में देंगे, तो आपने कंसीडर करना है कि इसका इम्पैक्ट क्या, इसका कोई लिंक आपका अदर इंफॉर्मेशन के साथ जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है उसके साथ बनता है या नहीं बनता। तो अगर बनता है तो फिर आपको देनी चाहिए इवन, यानी अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ यूजर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नीड टू अंडरस्टैंड अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नंबर्स के हिसाब से तो आपने देखना ही है, लेकिन अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी पॉलिसी है जिसका एक लिंक बनता है अदर इंफॉर्मेशन के साथ, तो वो भी आपने देनी। इसी तरीके से IS 12 की हमने एक एप्लीकेशन गाइडेंस हमने रिसेंटली इशू की थी, जिसमें हमने लेवी का ट्रीटमेंट और इनकम टैक्स के बाइफिकेशन की बात की कि मिनिमम टैक्स और को लेट से आपने बाइफिकेट करना है विद इन इनकम टैक्स एंड लेवी। इसी तरीके से फाइनल टैक्स जो आपका लेवी जो जो आपका इनकम टैक्स आप उसको ट्रीट करते थे, वो एक्चुअली लेवी है इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 12 एंड फिक डिसीजंस। तो वो उस गाइडेंस जो डिस्क्लोजर्स हैं, क्योंकि वो गाइडेंस रिक्वायर करती है आप चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी भी करें और आप रिट्रोस्पेक्टिव स्टेट रीस्टेटमेंट भी करें, तो वो हमारे इस इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके डिस्क्लोजर्स यहाँ कवर्ड नहीं। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और ये हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, यहाँ पर ICAP की वेबसाइट पे। ये हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पब्लिकेशन का पेज है और यहाँ पर ये इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगे पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज के लिए और मीडियम साइज कंपनीज के लिए। और यहाँ जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज वाले इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। बेसिकली इसमें अगर मैं देखूं इसके कंटेंट्स को, तो पहले हमने प्रीफेस दिया है, फिर हमने जनरल इन्फॉर्मेशन दी है, फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दिया है, फिर हमने प्रॉफिट लॉस दिया है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिया है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दिया है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज दिया है, फिर हमने नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। उसमें लेट से कॉर्पोरेट एंड जनरल इन्फॉर्मेशन है, जैसे लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ ऑपरेशंस की बात हो रही है, बेसिक प्रिपरेशन की बात हो रही है, फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात हो रही है, फिर ग्रुप की इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, PPP प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के डिस्क्लोजर्स हैं हमारे। इस तरीके से राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स के हैं, इंटेंजिबल एसेट्स के डिस्क्लोजर्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर हैं, बायोलॉजिकल एसेट्स के हैं, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स है, इन्वेस्टमेंट जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी के डिस्क्लोजर्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक के डिस्क्लोजर्स हैं, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स के, इन्वेंट्रीज के हैं, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स के डिस्क्लोजर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स हैं, प्रीपेमेंट डिपॉजिट एडवांसेस है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस है, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल है, शेयर कैपिटल है, सरप्लस और रिवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर्स हैं, अदर रिजर्व्स हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गई, एम्प्लॉय बेनिफिट एप्लीकेशन हो गई, प्रोविजंस हो गया, यानी इस तमाम जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स हो सकते हैं उसके डिस्क्लोजर्स हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी तरीके से जैसे अर्निंग पर शेयर हो गया, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का रिम्यूनरेशन हो गया, हेजिंग एक्टिविटीज हो गई, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट हो गया, फेयर वैल्यू हो गई, फेयर वैल्यू मैनेजमेंट अंडर IFRS 13 हो गया, कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट के डिस्क्लोजर्स हो गए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का डिस्क्लोजर हो गया, प्लांट कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन इसके डिस्क्लोजर हो गए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तमाम डिस्क्लोजर्स हमने यहाँ दिए हुए हैं, मॉडल डिस्क्लोजर्स। अब मैं वन बाय वन चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। पहले मैं प्रीफेस और जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। प्रीफेस तो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ जो मैंने पीछे किया है। मैं जनरल इंफॉर्मेशन पर डिस्कस करूंगा, फिर इसके बाद बैलेंस शीट और P&L और फिर बाकी आइटम्स जो हैं, जो हमारे सिग्निफिकेंट आइटम्स हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने।
जैसे ये जब स्टार्ट होता है, यानी ये इलस्ट्रेटिव जो हमने बनाया है, इसमें हमने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट साथ साथ डाल दी। जैसे कोई भी एक एरिया है, उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पहले आएंगी, फिर उस एरिया के डिस्क्लोजर्स आएंगे। इसमें हमने फाइनेंशियल जनरल में हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दी है, अंडर द कंपनीज एक्ट एंड अंडर IS 1। जैसे कंपनीज एक्ट आपको रिक्वायर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होना चाहिए, या अगर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी होना चाहिए, कैश फ्लोज होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड और एनी अदर स्टेटमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। इसी तरीके से IS 1 कहता है कि आपने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं, जो कि यूजर्स की नीड को पूरा करें, जो कि हु आर नॉट इन अ पोजीशन टू रिक्वायर टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स टेलर टू देयर स्पेसिफिक नीड्स। IS 1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं वो हमने बताया यहाँ पर, कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होगा, स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी होगी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होगा, नोट्स होंगे, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड। एंड इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द बिगनिंग, अगर कोई रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है, या आपका कोई एरर है उसकी वजह से रिट्रोस्पेक्टिव स्टेटमेंट है, या कोई मटेरियल रिक्लासिफिकेशन है, तो फिर आपने एक थर्ड बैलेंस शीट देनी है बेसिकली, विच विल प्रेजेंट द balances at the beginning of the preceding period. इसी तरीके से एन एंटिटी शैल यूज टाइटल फॉर स्टेटमेंट अदर देन दोज यूज इन दिस स्टैंडर्ड। IS 1 कहता है कि आप, जरूरी नहीं है कि आप यही नाम दें स्टेटमेंट्स को, कुछ और नाम भी दे सकते हैं। इसी तरीके से IS 1 अलाउ करता है कि आप या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक ही स्टेटमेंट में दे दें, या आप दो स्टेटमेंट में दे दें, वो आपको अलाउ करता है। इसी तरीके से IS 1 कहता है कि आपने जो है एंटिटी शैल प्रेजेंट इक्वल प्रेफरेंस ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट स्टेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे हम लोग कर रहे होते हैं, बैलेंस शीट अलग है, यानी फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अलग है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग है, स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इनकम अलग है, तमाम चीज़ें अलग अलग हम अपने स्टेटमेंट में शो कर रहे होते हैं। ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि IS 1 रिक्वायर करता है। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने बोल्ड किया है, कि IS 1 कहता है कि द एप्लीकेशन ऑफ IFRS with additional disclosures when necessary is presumed to result in financial statements that achieve a fair presentation। इसी तरीके से कंपनीज एक्ट भी कहता है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट should give a true and fair view of the state of the affairs of the company, comply with the financial reporting standard notified by the company, and shall be prepared in accordance with the requirements contained in Schedule for different class of or classes of companies। इस तरीके से गोइंग कंसर्न का एक कॉन्सेप्ट है हमारी प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके बारे में IS 1 का पैरा है वो हमने बताया हुआ है कि कंपनी जो है, यानी मैनेजमेंट जो असेस करेगी एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न व्हाइल प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो पीरियड ऑफ असेसमेंट है IS 1 वो 1 ईयर कहता है, उस पर आपने उसको असेस करना है। अगर एंटिटी समझती है कि वो गोइंग कंसर्न जो है नहीं है, तो फिर वो डिस्क्लोज करेगी, यानी अगर उसको अनसर्टेनिटी नजर आती है तो फिर वो उसको डिस्क्लोज करेगी टुगेदर विद द प्लान्स के उसके पास क्या है। या IS 1 की रिक्वायरमेंट है और हमने यहाँ पे ये दी हुई है इन द जनरल। इसी तरीके से एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो IS 1 कहता है, वो हमने यहाँ बताया हुआ है उसकी डेफिनेशन, उसकी रिक्वायरमेंट जो IS 1 में है। इसी तरीके से IS 1 मटेरियलिटी और एग्रीगेशन की बात करता है, जो कि विच इज रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसीलिए हमने उसको यहाँ दिया हुआ है कि एन एंटिटी शैल प्रेजेंट सेपरेटली आइटम्स ऑफ दिस सिमिलर नेचर और फंक्शन अनलेस दे आर इमटेरियल। इसी तरीके से IS 1 मटेरियलिटी को डिस्कस करता है, तो व्हाइल डिस्कसिंग मटेरियलिटी IS 1 कहता है कि यानी एंटिटी जो है कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन एक्सप्योर नहीं करेगी। एंटिटी शैल नॉट रिड्यूस द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ its financial statement by obscuring material information with immaterial information by aggregating material items that have different natures or sources। इस तरीके से IS 1 आपको कहता है कि एंटिटी need not disclose provide a specific disclosure required by IFRS if the information resulting from that disclosure is not material। Similarly, IS 1 कहता है कि entity shall also consider whether to provide additional disclosures, यानी अगर when compliance with the specific requirements in IFRS is insufficient to enable users of financial statement to understand the impact of particular transaction, other events and conditions on the entity's financial position and financial performance। The purpose is to give information to the readers to understand
द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन। सो और उसके लिए हम डिस्क्लोजर्स देते हैं। तो जहाँ ये नज़र आता है कि डिस्क्लोजर्स जो हम दे रहे हैं वो कम है, तो हमें एडिशनल डिस्क्लोजर भी देना चाहिए एज रिक्वायर्ड बाय IS 1। IS 1 आपको कहता है कि आपने ऑफसेटिंग नहीं करनी है एसेट्स लाइबिलिटीज की, इनकम एक्सपेंसेस की, अनलेस रिक्वायर्ड और परमिटेड बाय एन IFRS। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग पे IS 1 कहता है कि एक एंटिटी जो है शल प्रेजेंट अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एटलीस्ट एनुअली। हमारे जो कंपनीज एक्ट जो इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायरमेंट देता है वो भी यही कहता है कि आपने आपने जो है फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने जो है यानी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ हमने नेट डाउन की हुई है, वो लिखी हुई है कि बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी मस्ट ले बिफोर द कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड in case of first such statements in the incorporation of the company. In any other case, since the preceding financial statement is made up to the date of close of financial year adopted by the company। यानी फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो पीरियड होगा वो जो स्टार्ट होगा वो फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी होगा। और इन एनी अदर केस जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उसके एंड के बाद से जो स्टार्ट होगा वो हमारा स्टार्ट होगा उस क्लोज टिल क्लोज द फाइनेंशियल ईयर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे। इस तरीके से कंपनी का कहता है कि जो पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो 18 मंथ से ज़्यादा के नहीं होंगे। यानी द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी लेड एट सम डेट नॉट लेटर देन 18 months आफ्टर द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड सब्सिक्वेंटली वंस एट लीस्ट इन एवरी कैलेंडर ईयर। और कंपनीज एक्ट आपको रिक्वायर करता है कि वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने चाहिए। इस तरीके से कंपनी एक्ट कहता है कि पहले पहले साल के अलावा जब भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तो 1 ईयर से ज़्यादा बड़े पीरियड के नहीं होंगे। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में जो IS 1 कहता है वो हमने यहाँ पैराग्राफ डाला है कि एंटिटी shall present comparative information respect of preceding period for all amounts reported in current year financial statements। यानी जो जैसे यानी जो हमने इस साल में जो हमने इंफॉर्मेशन दी हुई है जो जो अमाउंट डिस्क्लोज किए गए हैं उसका कंपैरेटिव भी हमने देना है। IS 1 आपको कहता है कि आपने टू स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बेसिकली आपका इस साल का देना है और पिछले साल का देना है जो कंपैरेटिव है। तो टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देने हैं आपने, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट देने हैं। इसी तरीके से आपने टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देना है, टू सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज देना है, टू स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी देने एंड रिलेटेड नोट्स देने। इसी तरीके से IS 1 कहता है कि आपने थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देना है जब और उसमें बैलेंस शो करने हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस when there is a change in accounting policy or where there is a retrospective restatement of items, for example, arising as a result of a prior period error, or when there is a reclassification which has a material effect on the information in the statement of financial position at the beginning of the preceding period। तो ये सर्कमस्टांसेस हैं जिस बेस पे आपने थर्ड बैलेंस शीट भी आपको देनी होती है, और ये हमारे इलस्ट्रेटिव में हमने यहाँ पे इसको बताया भी है। इसी तरीके से अगर कोई एंटिटी कोई प्रेजेंटेशन चेंज कर रही है या क्लासिफिकेशन चेंज कर रही है तो शल reclassify comparative amount unless reclassification is impracticable। इसी तरीके से कहता है कि एंटिटी शल रिटेन द प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन आइटम्स इन द फाइनेंशियल प्रिंट फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट अनलेस इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहाँ पर फॉलोइंग सिग्निफिकेंट इन द नेचर ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशंस या फिर IFRS आपको रिक्वायर करता है चेंज। फिर IS 1 कहता है कि आपने स्टेटमेंट्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करना है और ईच स्टेटमेंट को और लेट्स से नोट्स को आपने नेम ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी देनी है, नेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बताने के वेदर इंडिविजुअल एंटिटी या ग्रुप ऑफ एंटिटीज के हैं, डेट ऑफ द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड कवर्ड बाय द स्टेटमेंट वो आपने देना है, प्रेजेंटेशन करेंसी देनी है, लेवल राउंडिंग यूज्ड ये आपने देनी है। हमारे जो इलस्ट्रेटिव है उसमें तमाम चीज़ें कवर्ड है। अब हम ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से लिंक है। IS 1 कहता है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लाइन आइटम्स प्रेजेंट करने हैं, ये वाले लाइन आइटम्स प्रेजेंट करने हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स अदर देन EH&I, investments account for using the equity method, biological assets, inventories, trade and other receivables, cash and cash equivalents,
assets held for sale and assets held including disposal group classified as held for sale in accordance with IFRS 5, trade and other payables provisions, financial liabilities, इस तरीके से deferred tax liabilities and deferred tax assets, liabilities including disposal groups, non-controlling interest and issued capital reserves attributable to owners of the parent. इस तरीके से IS1 आपको कहता है कि entity shall present additional line items when such presentation relevant to an understanding of the entity's financial position. फिर IS1 आपको अलाउ करता है कि आप मजीद आप सब टोटल भी दे सकते हो विद इन दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ताकि आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सको। इस तरीके से IS1 कहता है कि जब आप नॉन करंट और करंट की सीक्वेंस में आप की मैनर में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो अबाउट करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो आपने डेफर्ड टैक्स एसेट्स को आपने यू विल नॉट क्लासिफाई डेफर्ड एसेट एज करंट एसेट्स। फिर IS1 कहता है कि आप जो है डज नॉट प्रिस्क्राइब द ऑर्डर और फॉर्मेट इन विच एंटिटी प्रेजेंट्स आइटम्स। Paragraph 54 simply lists items that are sufficient different nature or function to warrant separate presentation in the statement of financial position. फिर IS1 कहता है कि आपने जजमेंट यूज करनी है अबाउट वेदर टू प्रेजेंट एडिशनल आइटम्स separately on the basis of assessment of nature and liquidity of assets, function of assets, and nature and timing of liabilities. करंट नॉन करंट डिस्टिंक्शन के बारे में IS1 कहता है कि आपने नॉन करंट एसेट्स को प्रेजेंट करना होगा करंट करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज को एज सेपरेट क्लासिफिकेशन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, एक्सेप्ट व्हेन एक्सेप्ट यानी वो एक्सेप्शन भी देता है कि व्हेन प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन लिक्विडिटी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट इज रिलायबल एंड मोर रेलेवेंट, यानी बैंक्स हो गया फॉर एग्जांपल, तो उनके केस में लिक्विडिटी की बेस पे आपने बैलेंस शीट पे आपने आइटम्स को प्रेजेंट करना है, यानी फ्रॉम फ्रॉम मोस्ट लिक्विड टिल लीस्ट लिक्विड। So whichever method of presentation is obtained, it shall disclose the amount expected to be recovered or settled after more than 12 months for each asset and liability that combines, यानी जब कोई भी आपने प्रेजेंटेशन मेथड आपने अप्लाई किया हो, आपने जो भी अमाउंट आपके एक साल से ऊपर में आपने सेटल करने हैं वो आपने डिस्क्लोज करना है। इसी तरीके से IS1 बात करता है कि आपने करंट में क्या लेना है, वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने ये सारे यहाँ डाल दिए हैं हमारे इस यानी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से जो पहले जो हमने IS1 की रिक्वायरमेंट और फोर्शल की रिक्वायरमेंट डाली है। यहाँ ये रिक्वायरमेंट डाली हुई है कि हमने कि करंट और नॉन करंट में हमने क्या क्या फैक्टर्स को लेते हुए करंट नॉन करंट होता है। बेसिकली जो प्रिंसिपल है, जो जनरली प्रिंसिपल है, वो एक साल का है कि अगर कोई चीज़ एक साल में सेटल होनी है, एक साल में रियलाइज होनी है, तो फिर वो आपकी करंट है, और यानी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में या एक साल के अंदर, और अगर लेट से एक साल से ऊपर अगर जाकर सेटल होनी तो आपकी वो नॉन करंट है। ये एक डिस्क्लो एक सवाल आया कि इन सर्टेन केसेस IFRS allow additional disclosures and the extent and presentation of disclosures left to the management discretion. How to ensure the standardization consistency disclosure especially across the industry. देखें, ये जो एडिशनल डिस्क्लोजर जो आपको IFRS अलाउ करता है ना, वो इसलिए अलाउ करता है ताकि आप एक्सप्लेन कर सको रीडर को कुछ इन्फॉर्मेशन, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। तो उस केस में ज़रूरी नहीं है कि ये स्टैंडर्डाइजेशन या कंसिस्टेंसी अक्रॉस द इंडस्ट्री आप इंश्योर कर सकें, बट बीइंग प्रिपेयर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू हैव टू इंश्योर कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो तमाम जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो जो रीडर्स हैं उस तक पहुंचा रहे हैं, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो और आपका जो ट्रू एंड फेयर व्यू जो आपके अकाउंट शो कर रहे हैं वो शो करें। तो जहाँ तक स्टैंडर्डाइजेशन कंसिस्टेंसी का ताल्लुक है, वो यू विल नॉट बी एबल टू इंश्योर इन एवरी केस बिकॉज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी सर्कमस्टांसिस में चेंज। तो वो आपको अपने सर्कमस्टांसिस को देखते हुए एडिशनल डिस्क्लोजर्स आप दे सकते हैं, जो कि IFRS या IS आपको रिक्वायर करता है। इसी तरीके से IS पर बताता है कि आपने करंट एसेट्स को कब एसेट्स को करंट
क्लासिफाई करना है, यानी अगर वो एक आपके ऑपरेटिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल होता है तो फिर वो आपने उसको करंट करना है, या आपने फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग के लिए आपने रखा हुआ है उसको तो करंट है आपके लिए, या अगर लेट से विद इन 12 मंथ्स आपका वो सेटल हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा, तो फिर आपका करंट है। इस तरीके से कैश इन कैश इक्विवेलेंट जो है वो आपका करंट है, यानी जो कि रियलाइजेबल है इनटू कैश, लेट्स से विद इन 3 मंथ्स एंड विद इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू, तो वो आपका कैश इक्विवेलेंट है, तो वो आपका करंट में क्लासिफाई होगा। और इसके अलावा अदर एसेट्स जो होंगे अदर देन दी अबव, यानी जो इस क्राइटेरिया में मीट नहीं करते, वो नॉन करंट हो जाएंगे। इसी तरीके से IAS 1 बताता है कि करंट क्या है और नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है। वही चीज़ है कि इसमें अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में आपका वो सेटल हो जाता है तो फिर वो आपका करंट है। इसी तरीके से पर्पज ऑफ ट्रेडिंग के लिए फॉर एग्जांपल आपका ट्रेड पेबल है, तो वो आपका करंट में आ जाएगा। इस तरीके से जो लाइबिलिटी आप विद इन 12 मंथ्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सेटल होना, तो वो आपका करंट है। और यहाँ आपको डज नॉट हैव अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटी फॉर टू एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। जहाँ आपके पास राइट ना हो कि आप उस लाइबिलिटी को डेफर कर सकें फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स, तो फिर आपके लिए वो करंट है। इसके अलावा जो आपकी लाइबिलिटीज होंगी वो आपकी नॉन करंट कहलाएंगी। इसी तरीके से वो कहता है कि आप सब क्लासिफिकेशंस आप दे सकते हो इन ऑर्डर टू टू हेल्प द अंडरस्टैंडिंग एंड क्लासिफाइड इन अ मैनर अप्रोप्रिएट टू द एंटिटीज ऑपरेशंस। इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बताता है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल के लिए आपने नंबर ऑफ शेयर अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल आपका क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एंड फुली पेड इशूड बट नॉट फुली पेड, पार वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या है, रिकन्सिलेशन ऑफ द शेयर्स क्या है, बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर, कितने शेयर्स थे आपके स्टार्ट ऑफ द ईयर, कितने आपने शेयर्स इशू किए और कितने एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट्स प्रेफरेंसेस रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं टू द शेयर्स। इस तरीके से शेयर्स इन द एंटिटी हेल्ड बाय द एंटिटी और बाय इट्स सब्सिडियरी और एसोसिएट्स, वो इन्फॉर्मेशन हो गई। शेयर्स रिजर्व फॉर इशू अंडर ऑप्शन वो हो गई। ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, जैसे मैंने बताया कि जब आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया हो उस वक्त आपको थर्ड बैलेंस शीट आएगी, या आपने लेट से कोई रीस्टेटमेंट की है ड्यू टू एरर, प्रायर पीरियड एरर, वो आपके लिए री थर्ड बैलेंस शीट आएगी। इसी तरीके से कोई आपने मटीरियल रिक्लासिफिकेशन की है तो आपकी थर्ड बैलेंस शीट आएगी। कंपनीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल बैलेंस शीट के लिए वो हमने यहाँ डाली हुई हैं, जो हमने पहले डिस्कस भी की कि कंपनीज एक्ट 4 शेड्यूल कहता है कि आपने ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये आपने डिस्क्लोज करना है रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स अनपेड रेवेन्यू अनपेड डिविडेंड अनक्लेम डिविडेंड कैश इन बैंक बैलेंसेस। इसी तरीके से कंपनीज एक्ट कहता है 4 शेड्यूल के आपने रेवेन्यू कैपिटल रिजर्व्स को अलग अलग डिस्क्लोज करना होगा। वो हमारे इलस्ट्रेटिव में आपको मिलेगा कि अलग अलग डिस्क्लोज हुआ हुआ है। इस तरीके से कोई कोई रिजर्व कोई लॉ के तहत है तो वो भी आपने डिस्क्लोज करना है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स वो आपने डिस्क्लोज करना है, रिडक्शन ये हमारे इलस्ट्रेटिव में आपको नजर आएगा। इसी तरीके से आपने अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ डाली है, जो बेसिकली कंपनीज एक्ट की है कि बाय द अप्रूव बाय द बोर्ड एंड साइन बाय द ऑन बिहाफ द बोर्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड दिस वन डायरेक्टर, और इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी आल्सो बाय चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये रिक्वायरमेंट जो हमने यहाँ डाली हुई है, ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है जो कि as per the accounting, yani as per the IFRS as adopted in Pakistan and the requirements of the fourth schedule to the Companies Act, उसके हिसाब से बनाई गई है। इसमें देखें आप, यानी ये एग्जांपल जो है वो एक कंसोलिडेटेड अकाउंट्स की है, और इसमें आपको तमाम यानी जो हेड ऑफ अकाउंट जो हो सकते थे वो हमने यहाँ डाले हुए हैं, और इन तमाम हेड ऑफ अकाउंट के अगेंस्ट यानी रेफरेंसेस भी आपको मिलेंगे, यानी IAS के रेफरेंसेस और कंपनीज एक्ट के रेफरेंसेस हमने यहाँ डाले हुए हैं। फॉर एग्जांपल PPA, तो PPA में लेट से IAS के हिसाब से यानी जो प्रेजेंटेशन है IAS 1 पैरा 54 वो हमने यहाँ डाला हुआ है। फिर पैरा 51 पैरा 54A में आता है, पैरा 54C में इंटेंजिबल्स का जिक्र है, पैरा 54B में आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जिक्र है, पैरा 54F में जो है आपका बायोलॉजिकल एसेट्स का जिक्र है। यानी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं जिन जिन स्टैंडर्ड्स की, IAS 1 प्रीमियरली जो है वो आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी जो प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको डील करता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी और रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स की नजर आएंगी और कंपनीज एक्ट पोस्ट की रिक्वायरमेंट नजर आएंगी।
जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, वो आपको यहाँ नजर आ रही है। इसके अलावा जॉइंट कंट्रोल एंटिटी वो नजर आ रही है। इस तरीके से फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में IFRS 7 की जो रिक्वायरमेंट है उसका पैरा रेफरेंस यहाँ पर डाला हुआ है। इस तरीके से लॉन्ग टर्म डिपॉजिट प्रीमियम 4 शेड्यूल रिक्वायर करता है, आपको फेस में दिखाना है, वो यहाँ रिक्वायरमेंट डली हुई है। इन्वेंट्रीज IS 1 के हिसाब से 54G के हिसाब से देखें यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है। टेन एंड रिसीवर्स की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स की रिक्वायरमेंट है आपका, यानी आपने सर्विसेज दे दी बट नॉट येट बिल्ड, IFRS 15 के हिसाब से ये वो हमने दिखाया हुआ है। राइट ऑफ रिटर्न एसेट्स यहाँ पे IFRS 15 के हिसाब से दिखाया हुआ है। प्री पेमेंट डिपॉजिट्स की जो रिक्वायरमेंट IS 1 के हिसाब से वो हमने यहाँ बताई हुई है। फाइनेंशियल एसेट्स अदर देन कैश एंड बैलेंसेस वो हमने यहाँ बताए हुए हैं। कैश एंड बैंक बैलेंसेस की रिक्वायरमेंट जो IS 1 के हिसाब से है या 4 शेड्यूल के हिसाब से जो है वो हमने यहाँ बताया हुआ है, उसका रेफरेंस डाला हुआ है। एसेट्स क्लासिफाइड हेल्थ फॉर सेल उसका रेफरेंस हमने यहाँ डाला हुआ है। इसी तरीके से शेयर कैपिटल जो है उसके बारे में जो रेफरेंस IS 1 के वो डाले हुए हैं। इसके अलावा 4 शेड्यूल का जो हमने रेफरेंस अभी मैं बात कर रहा था कि डिस्काउंट इन इशू ऑफ शेयर्स वो आपने माइनस करना है, डिडक्ट करना है फ्रॉम द इशू सब्सक्राइब पेड कैपिटल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ 4 शेड्यूल टू द कंपनीज एक्ट, वो हमने यहाँ किया हुआ है। इस तरीके से कैपिटल रिजर्व जो हमारे हैं सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन PP वो हमने डाला हुआ है अंडर IS 1 पैरा 54 और 4 शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट वो डाला हुआ है। अदर रिजर्व की बात की हुई है। इस तरीके से रेवेन्यू रिजर्व्स की बात की हुई है। इसमें हमने इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स की बात हमने यहाँ कर ली। इस तरीके से NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की हमने बात कर ली यहाँ पर, जो IS 1 का पैरा रेफरेंस है पैरा 54Q हमने यहाँ डाला हुआ है। इस तरीके से नॉन करंट लाइबिलिटीज की बात हमने यहाँ कर ली। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो आपको IS 1 कहता है IFRS 7 कहता है वो यहाँ डाला हुआ है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की हमने बात कर ली जो कि IS 1 की रिक्वायरमेंट है। IS 154 IS 156 एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशन की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो हमने यहाँ डाली हुई है। प्रोविजंस जो है वो डाले हुए हैं। डेफर्ड इनकम गवर्नमेंट ग्रांट वो डाली हुई है। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज की बात की हुई है। ट्रेड पेबल की बात की हुई है। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, रिफंड लाइबिलिटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की बात की हुई है। प्रोविजंस की बात की हुई है। अनपेड डिविडेंड की बात की हुई है। ये 4 शेड्यूल की रिक्वायरमेंट है। अनक्लेम डिविडेंड 4 शेड्यूल की रिक्वायरमेंट है ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट वो हमने दिखाया हुआ है। करंट टैक्स लाइबिलिटी की बात की हुई है IS 1 के हिसाब से। लाइबिलिटीज क्लासिफाइड हेल्थ फॉर सेल वो हमने बताई हुई है। इसी तरीके से हमने P&L की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, IS 1 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने यहाँ डाली हुई हैं पूरी की पूरी। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ पोर्शन की है रिक्वायरमेंट्स वो भी हमने यहाँ डाली हुई हैं। कंसिडरिंग पॉसिबिलिटी ऑफ द टाइम में क्विकली जो है वो इन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपके सामने घुमाऊंगा। अब ये आ गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो जो भी IS 1 की रिक्वायरमेंट है वो जैसे पैरा रेफरेंसेस हैं वो यहाँ डाले हुए हैं हमने। कंपनीज एक्ट का जो पैरा रेफरेंस है वो हमने यहाँ डाला हुआ है। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स IS 1 की रिक्वायरमेंट है, 15 की रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट आपकी IS 2 में भी कवर्ड है, पैरा 36 वो हमने यहाँ डाला हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट की बात आ गई। इसके अलावा डिफरेंट एक्सपेंसेस के आइटम्स आ गए। IS 1 की जो रिक्वायरमेंट्स है हमने वो यहाँ डाली हुई। अब इनकम टैक्स हो गया फॉर एग्जांपल IS 1 के हिसाब से, IS 12 के हिसाब से वो हमने यहाँ पे रेफरेंस डाले हैं। इसी तरीके से प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन IFRS 5 के हिसाब से आई है वो हमने यहाँ डाला हुआ है, इसका पैरा रेफरेंस डाला हुआ है। इस तरीके से प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू टू ऑनर्स ऑफ द PIC एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वो हमने यहाँ बताया हुआ है और रेस्पेक्टिव पैरा रेफरेंसेस डाले हुए हैं। अर्निंग पर शेयर हमने बताई हुई है कि बेसिक कितनी है, डाइल्यूटेड कितनी है। इस तरीके से एज पर IS 33 रिक्वायरमेंट्स वो हमने बताई हुई है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट का हमने एक दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और उसके अगेंस्ट भी हमने जो रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ डाली हुई हैं। IS 1 की रिक्वायरमेंट्स हैं, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, IFRS 7 की रिक्वायरमेंट्स हैं। लेट से जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसके पैरा रेफरेंसेस आ रहे हैं और उसके डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं। रीमेजरमेंट ऑफ लेट से डिफाइंड DBO, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, डिफाइंड बेनिफिट प्लान वो हमने डाला हुआ है IS 19 के तहत जो भी आपने करना है। इसी तरीके से आपने लेट से एसोसिएट्स का कोई शेयर ऑफ अदर कंपनीज इनकम है वो यहाँ डाला हुआ है हमने IS 1 के हिसाब से। अब इसी तरीके से हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी हमने IS 1 और लेट से 4 शेड्यूल के हिसाब से जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमने यहाँ डाली है। उसके बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ जाता है।
फॉर एग्जांपल IS 1 बताता है कि आपने शेयर कैपिटल में आपने क्या डिस्क्लोज करना है, आपका शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स, फुली पेड, इशूड एंड फुली पेड, और इसके अलावा पार वैल्यू पर शेयर, डिफरेंट जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने यहाँ डाल दी हैं। इसी तरीके से IS 1 कहता है कि आपने लेट से कोई कोई एंटिटी विदाउट शेयर कैपिटल, वो हमने यहाँ डाल दी है। एंटिटी लेट से इंफॉर्मेशन टू विजिट द स्टेटमेंट चेंज इक्विटी, वो रिक्वायरमेंट जो है वो हमने यहाँ डाल दी है कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बताएगा वो, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स ऑफ द पेरेंट वो बताएगा, NCI की कितनी है वो बताएगा, और फॉर ईच कंपोनेंट इक्विटी अगर कोई रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हुई है या रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट हुई है वो आपने बतानी है। इस तरीके से रिकन्सिलेशन बतानी है आपने कैरिंग अमाउंट की ऑफ द इक्विटी फॉर ईच कंपोनेंट इक्विटी, वो हमने यहाँ रिक्वायरमेंट बताई हुई है। इसी तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट थी IS 1 की, फॉर एग्जांपल आपने डिविडेंड जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया टू टू द ओनर्स, वो आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी में बताना है, और अमाउंट डिविडेंड पर शेयर आपने जो बताना है वो आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी में बताना है। इस तरीके से आपने कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं कि कैपिटल, रेवेन्यू, रिजर्व आपने क्लियरली डिस्टिंग्विश करने हैं, अलग अलग बताने हैं। ये रिक्वायरमेंट हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा, अगर देखें आप, ये मॉडल एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट चेंजेस इक्विटी है, और इसमें तमाम जो आइटम्स जो हो सकते हैं वो हमने यहाँ डाले हुए हैं, along with the references of IS 1 and the four schedule of the Companies Act। ये राइट पे तमाम रेफरेंसेस आ रहे हैं, और लेफ्ट साइड पे जो जो डिस्क्रिप्शन है उनकी आ रही हैं। फॉर एग्जांपल चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, चेंज इन लेट्स से रिवैल्यूएशन सरप्लस की पॉलिसी है, या लेट्स से अडॉप्शन ऑफ न्यू स्टैंडर्ड्स हैं, या ऑन करेक्शन ऑफ एरर है फॉर एग्जांपल। इस तरीके से तमाम जो जो आइटम्स हो सकते हैं वो यहाँ पे हमने डाले हुए हैं, और जो जो कॉलम्स हो सकते हैं हम डाल रहे हैं, जैसे इशूड सब्सक्राइब पेड कैपिटल हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू शेयर्स हो गया, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम हो गई, AFS इन्वेस्टमेंट्स हो गई, जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो हमने यहाँ डाली हैं। इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ हमने डाली हुई है। जैसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के लिए जो IS 7 की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने यहाँ डाल दी हैं, और इसी तरीके से IS 7 की रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ अगर कोई रिक्वायरमेंट्स लोकल लेट से कंपनी एक्ट अगर कहता है कुछ, तो वो हमने यहाँ डाल दी है। एज कंपनीज एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो हमने जो जो रिक्वायरमेंट्स हो सकती थी वो हमने यहाँ डाल दी हैं। इसलिए अब ये कैश फ्लोज का एक मॉडल कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसमें जो जो आइटम्स हो सकते हैं वो हमने यहाँ डाले हुए हैं। उसके अगेंस्ट जो पैरल रेफरेंसेस हैं IS 7 के और IS 1 के या कंपनीज एक्ट के, वो हमने यहाँ डाले हैं। अब हम नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। तो जो जो IS 1 की रिक्वायरमेंट्स हैं नोट्स के मुतालिक, नोट्स से लिंक हुई हुई, वो यहाँ हमने तमाम डाल दी है। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स वो हमने डाल दी हैं। IFRS की जो यूज़, जो आपने जो 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 मेजरमेंट बेसिस रिक्वायर की है, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी मेजरमेंट बेसिस रिक्वायर्ड बाय IFRS, वो रिक्वायरमेंट्स हमने यहाँ डाल दी हैं जो जो हो सकती हैं। सेगमेंट की इंफॉर्मेशन हमने इलस्ट्रेटिव यहाँ डाल दी है। इसमें जो हमने जो स्टेटस लिया हुआ है IFRS का, वो हमने 2019 तक का लिया हुआ है। तो अगर लेट से कोई आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होगा तो उसको आज का स्टेटस लेना होगा। इसी तरीके से IS 8 की जो रिक्वायरमेंट्स हमने वो यहाँ डाल दी हैं स्टार्ट में। IS 24 की रिक्वायरमेंट्स जो थी वो हमने डाल दी है यहाँ पर, और कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट हमने यहाँ डाल दी है कि जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी बतानी है, जोग्राफिकल लोकेशन एड्रेस बताना है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इवेंट्स जो कि ड्यूरिंग द ईयर जो कि आपकी दैट हैव इम्पैक्टेड योर कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन एंड द परफॉर्मेंस वो आपने देनी। अब यहाँ नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं। नोट्स में आपने वही लीगल स्टेटस एंड ऑपरेशन, जो आपका एक जनरली एक नोट होता है आपका कि कंपनी जो है उसका लीगल स्टेटस क्या है,
और वो किस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उसका आइडिया ऑफ ऑपरेशंस क्या है, मैन्युफैक्चर सेल इंस्टॉल ऑफ सेरेमिक्स है, या उसकी उसकी ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज की हुई हैं, ऐसी कंपनीज हैं। जो जो ये चीज़ हो सकती है, यानी जो एक सिनेरियो बन सकता है एक एक ऐसी कंपनी का जिसमें तमाम एलिमेंट्स आ रहे हों, वो हमने यहाँ डाला हुआ है। उसके अगेंस्ट रिक्वायरमेंट्स जो है वो डाली है। अब ये डिस्क्लोजर जो है, फोर्थ शेड्यूल का डिस्क्लोजर है कि आपने अपनी कंपनी का एड्रेस देना है, उसकी सब्सिडरी बिजनेस यूनिट्स का आपने एड्रेस देना है। तो यहाँ हमने वो डिस्क्लोजर दे दिया है। यानी कोई भी कंपनी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो उसके लिए एक मॉडल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसको। इसी तरीके से बेसिक प्रिपरेशन में एक नोट होता है, तो वो हमने डाला हुआ स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस के जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है वो क्या है। IFRS इज नोटिफाइड बाय कमीशन, वो है आपका। IFRS है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट्स में वो है। बेसिस ऑफ मेजरमेंट का नोट है वो हमने यहाँ डाल दिया IS 1 के हिसाब से, जो हो सकता है। और उसके रेफरेंसेस हमने यहाँ पे डाल दिए। फंक्शनल प्रेजेंटेशन करेंसी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमने यहाँ डाल दी है अंडर IS 1। और IS 21 वो हमने यहाँ डाल दी है कि एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स जो एक रिक्वायरमेंट है IS 1 की, उसके बारे में हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट डाला हुआ है जिसमें जो जो एस्टिमेट्स या जजमेंट्स वाले जो एरियाज हो सकते हैं वो हमने यहाँ डाल दी। जैसे यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यूज, यानी PP के बारे में हमने डाल दिया, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू एंड डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ PP। यूजफुल लाइफ, इन्वेस्टमेंट बॉडी हो गया, फेवरेबल इन्वेस्टमेंट बॉडी हो गई, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शंस हो गए। जो जो एस्टिमेट्स वाले एरियाज हैं वो हमने यहाँ डाल दिए, उसके रेलेवेंट नोट्स हमने आगे डाल दिए। बेसिस ऑफ कंसोलिडेशन में डाल दिया, सब्सिडीज को हमने कैसे कंसोलिडेट किया, उसी क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है वो हमने एक डाल दिया अंडर IFRS 10 एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इस तरीके से एसोसिएट्स के बारे में हमने डिस्क्लोजर दे दिया IS 28 के हिसाब से। और इस तरीके से जॉइंट वेंचर्स के बारे में हम पॉलिसी बता दिया IFRS 11 के हिसाब से। इक्विटी मेथड हमने IS 28 के हिसाब से बता दिया। जो जो उसमें चीज़ें एलिमेंट्स हो सकते हैं अंडर IS 28 वो हमने यहाँ डाल दिए। चेंजेस इन इन ऑनरशिप इंटरेस्ट वो हमने यहाँ डाल दिया है। इस तरीके से स्टैंडर्ड्स वाला नोट हमने यहाँ डाल दिया है कि जो इफेक्टिव, यानी जो स्टैंडर्ड्स जो इस साल अडॉप्ट हुए हैं, और जो नॉट येट इफेक्टिव जो हमने जो नोट्स होते हैं वो हमने यहाँ डाल दिए। इस तरीके से PP का हमने यहाँ नोट डाल दिया, प्रॉपर्टी ब्रांड इक्विपमेंट का पॉलिसी नोट, जो जो हो सकता है अंडर अंडर IS 16। रिवैल्यूएशन का हमने नोट डाल दिया है, जो एक मॉडल नोट हो सकता है अंडर IS 16 रिक्वायरमेंट्स। डिप्रिसिएशन की बात कर ली हमने, डिस्पोजल की बात कर ली, जजमेंट एंड एस्टिमेट्स की बात कर ली, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, डिप्रिसिएशन मेथड क्या हो सकते हैं, इम्पेयरमेंट की हमने बात कर ली कि PP की इम्पेयरमेंट जो है हमने वो कैसे कैसे हम अकाउंट फॉर करते हैं उसको। चेंज इन एस्टिमेट का एक नोट दे दिया है कि ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने ग्रुप ने जो है आफ्टर रिव्यू यूजफुल लाइफ चेंज इन एस्टिमेट्स किया। बायोलॉजिकल एसेट्स का IS 41 के तहत हमने एक नोट दे दिया है। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट दे दिया है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट में हमने बता दिया IS 40 की रिक्वायरमेंट जो जो हो सकती थी। इस तरीके से इंटेंजिबल एसेट्स IS 38 के हिसाब से हमने उसका नोट दे दिया। इंटेंजिबल रिलेटेड की बात कर ली, एक्वायर्ड की बात कर ली, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर ली, इस तरीके जजमेंट एस्टिमेट्स की बात कर ली, बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात कर ली। जो जो हमारे नोट्स हो सकते हैं वो हमने यहाँ डाल दिए। अब कंसिडरिंग पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम में कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं जो कि बैलेंस शीट के और P&L के, वो मैं आपके सामने रन डाउन कर लूँ, जो कि जिससे स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स उनकी कवर हो जाए। तो मैं वन बाय वन चलूंगा। जैसे सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ कैश एंड बैंक बैलेंसेस से। ये कैश एंड बैंक बैलेंसेस है, तो इसका पहले डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हमने यहाँ डाल दी हैं कि IS 7 के तहत क्या रिक्वायरमेंट्स है और IFRS 7 के तहत क्या रिक्वायरमेंट है। और हमने यहाँ डिस्क्लोजर्स को कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट में कितना है, करंट अकाउंट में कितना है, कैश इन हैंड कितना है, या IS 7 की रिक्वायरमेंट है। रिटर्न ऑन सेविंग अकाउंट्स क्या है, IFRS 7 की रिक्वायरमेंट है कि रिटर्न आपको क्या क्या रेट्स है उनके ऊपर, फ्लोटिंग है, फिक्स्ड है, क्या क्या रेट्स कैरी करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन का हमने एक नोट डाल दिया है। रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज़, यानी वेदर जो आपका जो जो आपकी इन्वेस्टमेंट जो बैलेंसेज हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, उसकी हमने एक नोट डाल दिया है। और कहीं हमने बैलेंस विद बैंक ऑल्सो इंक्लूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड, वो बता दिया कि अगर हमने थर्ड पार्टी से
इतना हमें सिक्योरिटी बैलेंस डिपॉजिट रिसीव हुआ हुआ है जो कि हमने बैंक अकाउंट में डाला हुआ है। इस तरीके से कैश इक्विवेलेंट की जो रिक्वायरमेंट IS 7 के तहत है, वो हमने उसका एक नोट डाल दिया है कि कैश एंड बैंक बैलेंसेस क्या हैं और शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस क्या है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, और वो आपका रिकनसाइल्ड है विद द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। मैं जाऊंगा PP के नोट पे, कैश एंड बैंक का हो गया। यानी मैं वो नोट्स डिस्कस करूंगा जो मोस्ट वाइडली यूज होते हैं। ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट है जिसमें आपने कॉस्ट देनी है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन देना है। इसकी जो रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ आ रही हैं राइट हैंड साइड पे। कंपनीज एक्ट 4 शेड्यूल के तहत आपका रिक्वायरमेंट है, IS 1 की रिक्वायरमेंट है, IS 16 की रिक्वायरमेंट्स हैं। तमाम पैरा रेफरेंसेस यहाँ पर हमने डाल दिए हैं। तो उसमें लेट से रिकन्सिलेशन की रिक्वायरमेंट है कि फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टिल एंड ऑफ द ईयर आपने एक रिकन्सिलेशन देनी है फॉर दिस ईयर ऑल्सो एंड फॉर प्रायर पीरियड। वो हमने रिक्वायरमेंट राइट हैंड पे डाली हुई है पैरा रेफरेंसेस, और उसके नंबर्स जो जो डिस्क्रिप्शन हो सकती है वो डाल दी। ओपनिंग कैरिंग अमाउंट, एडिशन, रिवैल्यूएशन, सरप्लस हो गया, एसेट्स क्लासिफाइड हेल्प फॉर सेल हो गया जो यहाँ से हमने निकाल के अलग ले गए। डिस्पोजल जो हमने की है वो हमने बता दी है, फिर कैरिंग अमाउंट बता दिया, डेप्रिसिएशन बता दिया, एक्सचेंज डिफरेंस बता दिया, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट आ गया। इसी तरीके से हमने बता दिया कि कंपैरेटिव का पूरा स्टेटमेंट दे दिया जो हो सकता है कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 1, IS 16 एंड दी फोर टू द कंपनीज एक्ट। इसी तरीके से हमने यहाँ ये नोट दे दिया कि वो एसेट्स जो कि कंपनी के नाम में नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है फोर्थ शेड्यूल की। फोर्थ शेड्यूल कहता है कि वो एसेट जो कि आपने अपने पैसों से खरीदे हैं बट अभी आपके नाम पर नहीं है या आपके पोजीशन में ही है, तो उसका आपने डिस्क्लोजर देना है। तो ये हमने इसका एक मॉडल डिस्क्लोजर दिया हुआ है जो कि फोर्थ शेड्यूल के तहत है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो इमूवेबल फिक्स एसेट्स का जो आपका रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर की, आपने लोकेशन बतानी है और आपने एरिया बताना है, वो डिस्क्लोजर हमने यहाँ दे दिया है। दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्थ शेड्यूल। इसी तरीके से रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूड लैंड, बिल्डिंग एंड लीज इम्प्रूवमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट है जो अंडर IS 16 है और फोर्थ शेड्यूल है, वो हमने यहाँ दे दी है। पोस्ट सेल वैल्यू की रिक्वायरमेंट है कि जहाँ आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो वहाँ आपने पोस्ट सेल वैल्यू भी देनी है, FSV भी देनी है। तो वो डिस्क्लोजर फोर्थ शेड्यूल का है, वो हमने यहाँ दे दिया है। इसी तरीके से जो जहाँ फेयर वैल्यू मॉडल आप लगा रहे हो तो वहाँ आपने IFRS 13 के भी डिस्क्लोजर्स देने हैं, वो हमने यहाँ डिस्क्लोजर्स दे दिए हैं। IFRS 13 कहता है कि आपने नेम ऑफ वैल्यूअर, जो भी वैल्यूअर है वो और वो इंडिपेंडेंट थे, वो आपने डिस्क्लोज करना है। उनकी वो एक्सपीरियंस थे या उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी, वो आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। इसके अलावा आपने जो मेथड अप्लाई किया है टू डिटरमिन फेयर वैल्यू, वो आपने बताना है, उसके बारे में बताना है। और जो इनपुट्स आपने यूज़ किए हैं इन डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू, वो आपने इंफॉर्मेशन बतानी है। वो सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ दे दी है जो कि IFRS 13 की रिक्वायरमेंट्स। फेयर वैल्यू हायरार्की की रिक्वायरमेंट है IFRS 13 की। जो आपने आपने फेयर वैल्यू डिटरमिन की है, वेदर वो लेवल 1 में जाएगी, लेवल 2 में जाएगी या लेवल 3 में जाएगी, उसका हमने डिस्क्लोजर दे दिया है यहाँ पर। और उस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को अपने साथ में डाल दिया है। इम्पेयरमेंट लॉस जो आपका लेट से PP पे आया, वो हमने उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है यहाँ पर IS 36 के हिसाब से। एक मॉडल डिस्क्लोजर बना दिया कि इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो PP पे इन वजूहत की वजह से आया। फिर IS 16 की रिक्वायरमेंट है कि आपने लेट से कोई कोई क्लेम आपको मिला हो तो वो आप डिस्क्लोज करेंगे, तो आपने वो डिस्क्लोज कर दिया और उसका एक मॉडल डिस्क्लोजर हमने यहाँ दे दिया। इसके अलावा जो भी इम्पेयरमेंट लॉसेस हैं, जो इसकी इंफॉर्मेशन जो जो आपकी IS 36 रिक्वायर करता है, वो हमने यहाँ दे दी है। जो इम्पेयर रिवर्सल हुई है इम्पेयरमेंट लॉस की, वो हमने उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ दे दी, उसका एक डिस्क्लोजर मॉडल डिस्क्लोजर दे दिया IS 36 के हिसाब से। अगर कोई कोई एसेट्स हमने सिक्योरिटी के तौर पर आगे आगे किसी फाइनेंसिंग अगेंस्ट रखे हैं तो वो हमने इंफॉर्मेशन दे दी। दिस इज IS 16 रिक्वायरमेंट। इस तरीके से जो डिस्पोजल का जो नोट है वो हमने यहाँ दे दिया, एक मॉडल डिस्क्लोजर
हमने यह दे दिया एज पर 4 टू द कंपनीज एक्ट। ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कोई हमारी प्रॉपर्टी थी जो कि हमने एक सिनेरियो दिया कि एक प्रॉपर्टी थी जो पीपी थी, लेकिन हमने अब चेंज इन इंटेंशन की वजह से हम उसको रेंट, हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई किया है। उसके बारे में हमने एक नोट बता दिया, IS 36 के हिसाब से हमने इसको दे दिया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन दे दी, उसकी एलोकेशन बता दी कि हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना ले गए, एडमिन जनरल एक्सपेंस में कितना, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कितना ले गए। अब मैं आई एम गोइंग टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी IFRS 12 में कवर्ड हैं। तो उसके हिसाब से हमने बता दिया, डिस्क्लोजर दे दिया, एक मॉडल डिस्क्लोजर कि हमारी इन कंपनीज में ये एसोसिएट्स हैं, हमारी इतनी होल्डिंग है और ये हमारे राइट हैं। और उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने इक्विटी मेथड यूज़ करने के लिए जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, विच इज़ रिक्वायर्ड अंडर IFRS 12, कि वो हमने कौन से साल के लिए हैं और उसमें हमने कैसे एडजस्टमेंट किए हैं वो हमने बता दिया है। ये हमने जो जो इसकी जो एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन थी ऑफ द एसोसिएट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो हमने यहाँ बता दी और उसका पैरा रेफरेंस यहाँ साइड में डाल दिया है। इस तरीके से रिकन्सिलेशन की रिक्वायरमेंट ऑफ द कैरिंग वैल्यू वो हमने यहाँ डाल दी है। अब मैं डिस्कस करूंगा फाइनेंशियल एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक बैलेंसेस। जो जो फाइनेंशियल एसेट्स हो सकते हैं वो हमने यहाँ डाल दिए हैं। डेरिवेटिव्स की बात कर ली है हमने, इसके अलावा हमने फाइनेंशियल एसेट्स एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स वो हमने बात कर ली है, लिस्टेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की। इसके अलावा इक्विटी इन्वेस्टमेंट डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI वो हमने बात कर ली, जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी हमने यहाँ दे दिया है डिस्क्लोजर, और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यहाँ बता दी है। इस तरीके से डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं डेजिग्नेटेड फेयर वैल्यू थ्रू OCI वो हमने बात कर ली। इसके अलावा डेट इंस्ट्रूमेंट्स कैरिड एट अमोर्टाइज कॉस्ट वो हमने यहाँ बात कर ली है। नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स की बात की है हमने इसी और करंट फाइनेंशियल एसेट्स की बात की है। इस तरीके से जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से हमने यहाँ पे मॉडल डिस्क्लोजर्स दे दिए, IFRS 7 की जो मॉडल डिस्क्लोजर्स हो सकते हैं वो हमने दिए हैं। इस तरीके से हमने IFRS 7 के जो जो लेट से इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं डेजिग्नेटेड फेवर थ्रू OCI जो कि एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में हमने डिस्क्लोजर दे दिया है। आगे लॉन्ग टर्म लोन का हमने डिस्क्लोजर दे दिया है, जो एक मॉडल डिस्क्लोजर हो सकता है। इस तरीके से लॉन्ग टर्म लोन्स टू डायरेक्टर्स का डिस्क्लोजर दे दिया है, जो कि एक पोस्ट की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने आपने कोई कोई डायरेक्टर्स को लोन दिया हुआ है, उसके बारे में एक मॉडल डिस्क्लोजर हमने एक बना के दे दिया है। उसकी रिकन्सिलेशन हमने बता दी, कैरिंग अमाउंट की फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द ईयर टिल एंड ऑफ द ईयर, मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो है एट द एंड ऑफ एनी मंथ वो हमने बता दिया, उसका एक डिस्क्लोजर दे दिया। इस तरीके से लॉन्ग टर्म लोन टू एसोसिएटेड कंपनीज वो हमने एक डिस्क्लोजर दे दिया है उसका। कोशिश की रिक्वायरमेंट है कि उस पर आपका क्या क्या सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, उस पर क्या इंटरेस्ट रेट है वो हमने बता दिया। उसकी रीपेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। मैक्सिमम अमाउंट स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ एनी मंथ वो हमने बता दिया इसका। जो मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ एनी मंथ वो हमने उसके यानी हर लोन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि वो उस पर क्या इंटरेस्ट रेट है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट रेट क्या है, रिपेबल इन फुल है या मेच्योरिटीज क्या है उसकी, और मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ एनी मंथ क्या था उसका। ये सारी फोर्शल की जो रिक्वायरमेंट्स है हमने यहाँ पूरी की है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन टू एम्प्लॉई है उसका एक डिस्क्लोजर हमने दे दिया है यहाँ पर। रिकन्सेशन ऑफ कैरिंग ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ द अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड ट्रेड लॉस वो हमने यहाँ डिस्क्लोजर दे दिया। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट प्रीपेमेंट्स का एक डिस्क्लोजर हमने दे दिया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स की हमने बात कर ली। अब मैं आपको आई विल रन डाउन दी इन्वेंट्रीज एरिया। इन्वेंट्रीज की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो हमने यहाँ दे दी, IS 1 की,
और IS2 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने यहाँ दे दी हैं। IS1 के हिसाब से यानी जो 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 इन्वेंट्रीज के जो आइटम्स हैं वो यहाँ हमने डाल दी हैं। इसके अलावा हमने जो जो डिस्क्लोजर था इन्वेंट्रीज, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एक्सपेंडिचर, बेसिकली जो COGS में जो अमाउंट गया है वो हमने यहाँ बता दिया। इसके अलावा जो प्रोविजनिंग की है उसकी हमने रिकन्सिलेशन दे दी। राइट डाउन रिवर्सल की बात कर ली हमने। प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग ऑब्सोलीट की बात कर ली हमने। और प्लेज सिक्योरिटी की बात कर ली हमने। इसी तरीके से ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स के हमने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमने यहाँ बात कर ली। IS1 की, IFRS 7 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने यहाँ दे दी हैं। और इसके अलावा हमने जो है वो कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट दे दी है कि आपने एक्सपोर्ट सेल्स के बारे में बताना है, आपने रिलेटेड पारी, आपने रिलेटेड पार्टी के बारे में बात बतानी है इंफॉर्मेशन, अगर उसको आपने आपने कोई सेल्स की है। और आपने डिफॉल्टिंग पार्टीज के बारे में बताना है। जो जो रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं वो हमने यहाँ स्टार्ट में डाल दी हैं। और उसके अलावा फिर हमने आगे डिस्क्लोजर, मॉडल डिस्क्लोजर दे दिया है कि आपने लीड पार्टी का बैलेंस अलग बता दिया, अदर पार्टीज का अलग बता दिया, अदर रिसीवेबल अलग बता दिया। फिर ECL का जो अलाउंस है उसके आपने डिस्क्लोजर्स बता दिया। फिर आपने लोकल एक्सपोर्ट सेल बता दिया, उसका ECL बता दिया। और एक्सपोर्ट सेल से मुतालिक जो ट्रेड डेट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने दे दी। फिर ड्यू फ्रॉम लेट पार्टीज जो थी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी आपने, अगेंस्ट द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। प्रोविजनिंग के बारे में बता दिया कि प्रोविजन ड्यूरिंग दिया कितना किया, कितना रिवर्स किया है आपने। एज एनालिसिस आपने दे दिया ट्रेड डेट्स का। और आपने जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने यहाँ दे दी, उसके हिसाब से आपने डिस्क्लोजर दे दिया। मूवमेंट ऑफ अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड ट्रेड लॉसेस वो आपने दे दी। अदर रिसीवेबल्स के बारे में आपने बता दिया। अदर रिसीवेबल्स ड्यू फ्रॉम लेट पार्टी वो आपने बता दी, उसमें आपने पूरा बता दिया कि आपका ग्रॉस अमाउंट क्या है, आपकी आपका पास ड्यू कितना है, और आपका प्रोविजनिंग कितनी हुई है, रिवर्सल प्रोविजनिंग कितनी है, कितना आपने राइट ऑफ किया है। ये तमाम जो फोर्शन की रिक्वायरमेंट्स हमने यहाँ दे दी, उसके हिसाब से डिस्क्लोजर दे दिया है। इसी तरीके से एजेंट लाइसेंस और अदर रिसीवेबल फ्रॉम लेट पार्टी वो हमने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के तहत हमने डिस्क्लोजर दे दिया है। ECL की मूवमेंट का हमने डिस्क्लोजर दे दी है, अदर अगेंस्ट अदर रिसीवेबल्स। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट फाइनेंशियल लायबिलिटीज। आई वुड रादर लाइक टू प्रेजेंट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स है ऑथराइज कैपिटल की वो हमने यहाँ दे दी IS1 के हिसाब से। जो भी ऑर्डिनरी शेयर इन ऑथराइज और पेड अप कैपिटल की इन्फॉर्मेशन जो भी थी हमने बता दी। इसी तरीके से पोस्टल की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो साथ साथ ही हमने यहाँ रेफर कर दी। और शूट फॉर कैश कंसिडरेशन, अदर देन कैश कंसिडरेशन, बोनस शेयर्स, ट्रेजरी शेयर्स वो हमने बता दिया, प्रेफरेंस शेयर्स। रिकन्सिलेशन बता दी हमने ऑर्डिनरी शेयर्स की, ये उसकी रिकन्सिलेशन क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी हमने। ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, IS1 की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से फोर्शल की रिक्वायरमेंट है कि कोई एग्रीमेंट हुआ हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें तो हमने बता दिया। प्रेफरेंस शेयर्स के IS1 के हिसाब से हमने इन्फॉर्मेशन दे दी। इसी तरीके से अगर हम फाइनेंशियल लाइबिलिटीज पे आते हैं तो फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में भी हमने जो लाइबिलिटीज हो सकती हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की कैटेगरी उस हिसाब से हमने डिस्क्लोजर दे दी है। नॉन करंट में जैसे हमने मोटाइज कॉस्ट वाली लाइबिलिटीज हो गई, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को बता दी। डेरिवेटिव्स की बात कर ली हमने। डेरिवेटिव्स एट फेवरेट थ्रू P&L थ्रू, लेट्स से डेरिवेटिव्स है डेजिग्नेटेड एज हेजिंग इंस्ट्रूमेंट वो हमने बात कर ली। करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के बारे में बात कर ली, मोटाइज कॉस्ट पे हो या डेरिवेटिव्स की बात। ट्रेड एंड अदर पेबल्स की बात कर ली हमने। और हमने इसका एक मॉडल डिस्क्लोजर दे दिया, फाइनेंशियल लायबिलिटी रेट अमोर्टाइज कॉस्ट। उसमें हमने बैंक बोरोइंग्स कितनी की हुई है, रेट पार्टी से कितना लोन लिया हुआ है हमने वो बात कर ली, लीज लायबिलिटी की बात कर ली हमने। और जो जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने साइड में लिखी हुई है। करंट लोन्स एंड बोरोइंग्स की बात कर ली हमने। लोन फ्रॉम बैंक का हमने डिस्क्लोजर दे दिया अंडर IFRS 7 कि लोन आपका आपका सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, उसके अगेंस्ट कितनी इंस्टॉलमेंट है, उस पर क्या मार्कअप रेट है, मार्कअप की क्या क्या पेबल ऑन क्वार्टरली बेसिस। जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती जो हमने दे दी उस पर क्या लेट से कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई कंपनी पे वो हमने बता दी यहाँ पर।
IFRS 7 की जो जो रिक्वायरमेंट्स होती थी और जो जो डिस्क्लोजर हमारा हो सकता था वो हमने यहाँ पे बता दिया है। इस तरीके से एसोसिएट कंपनीज के बारे में मैंने बता दिया, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज कंपनी, कि वो हमने उसको कैसे अकाउंटिंग की, उसकी अनडिस्काउंटेड हमारा जितना अमाउंट मिला था वो लिया हमने, फेयर वैल्यू पे डिस्काउंट किया। बेसिकली ये इंटरेस्ट फ्री लोन था, तो हमने इसमें बता दिया कि इंटरेस्ट फ्री लोन में इम्पैक्ट कैसे लेंगे आप इसका। बेसिकली हमने पहले इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लिया, फिर इसका डिस्काउंट को अनवाइंड किया, और ये हमने इसकी रिकन्सलेशन पूरी कैरिंग वैल्यू की बता दी। और इसके बारे में हमने डिस्क्लोजर भी बता दिया कि इंटरेस्ट फ्री लोन था, उसको हमने फेयर वैल्यू पे किया, फिर उसको अनवाइंड किया हमने, और उसका डिफरेंस जो है हमने वो जो जो पहले वाला जो डिफरेंस था बिटवीन द फेयर वैल्यू लोन एंड एक्चुअल रिसीट, वो हमने फाइनेंस इनकम के तौर पर ले गए। और जब हमने अनवाइंड किया तो हमने उसको फाइनेंस कॉस्ट के तौर पर रिकॉर्ड किया। और ये हमने रेस्पेक्टिव डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है हमने साथ में डाल दी। इस तरीके से लीज लाइबिलिटीज का हमने डिस्क्लोजर दे दिया है, जो कि अंडर IFRS 16 है। जो जो डिस्क्लोजर हो सकते हैं वो हमने यहाँ बता दिए हैं, कि एक तो रिकन्सिलेशन कैरिंग अमाउंट हो गया, ये हमने दे दिया। करंट नॉन करंट की हमने बता दिया, मेच्योरिटी एनालिसिस बता दिया, अप टू 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। इसी तरीके से अमाउंट हमने कितना लीज रिलेटेड जो है आपने अमाउंट जो है P&L में कितना रिकॉग्नाइज किया वो बता दिया, उसका ब्रेकअप दे दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज लाइबिलिटीज कितना है, शॉर्ट टर्म लीज से मुतालिक इंटरेस्ट सॉरी एक्सपेंस कितना है वो बता दिया। लो वैल्यू ऑफ एसेट्स के बारे में एक्सपेंस जो है हमने बता दिया। कैश आउटफ्लो ऑफ इन रिलेशन टू लीजेस वो हमने बता दिया। रिक्वायरमेंट IFRS 15 की, I7 की, वो रिक्वायरमेंट्स हमने बता दी। वेरिएबल लीज पेमेंट्स के बारे में हमने डिस्क्लोजर दे दिया, कि आपकी जो आगे वाली जो लीज कमिटमेंट्स हैं उसके तहत क्या डिस्क्लोजर हो सकता है। फिक्स रेंट, वेरिएबल रेंट जो जो हो सकता है वो हमने बता दिया। एक्सटेंशन टर्मिनेशन ऑप्शंस के बारे में हमने पूरा डिस्क्लोजर दे दिया जो हो सकता है। शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस के बारे में हमने डिस्क्लोजर दे दिया अंडर IFRS 7, जो कि जैसे हमने पीछे भी दिया है उसी तरीके से हमने जैसे उसके बताया कि उसकी क्या लिमिट है, उस पर क्या मार्कअप रेट है, उसकी जो मार्कअप है वो पेबल क्वार्टरली बेसिस पे क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी, और वेदर कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है। सेक्शन अमाउंट कितना है, अनयूटिलाइज सेक्शन अमाउंट कितना है, अनयूटिलाइज की रिक्वायरमेंट फोर्थ शेड्यूल में है वो हमने यहाँ डाल दी है। डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्क्लोजर दे दिया है। इसी तरीके से चेंज इन लाइबिलिटीज के बारे में हमने डिस्क्लोजर दे दिया है, जो भी हमारा हो सकता है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये रिक्वायरमेंट I7 की है। उसके हिसाब से हमने पूरी मूवमेंट बना के पूरा हमने डिस्क्लोजर इसका दे दिया है जो हो सकता है। अब नाउ हम गोइंग टू डिस्कस डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो हमने यहाँ दे दी है IS 12 की, जो कि यहाँ पर हैं, और जो कि हमारे डिस्क्लोजर में रेफर भी हुई हैं। आई एस 12 के हिसाब से वो कहता है कि डेफर्ड टैक्स आपको बताना है, डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी का बताना है आपने। वो हमने यहाँ बताया हुआ है, इसकी रिकन्सिलेशन बताई हुई है। बेसिकली हमने कि फ्रॉम फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द ईयर टिल एंड ऑफ द ईयर, और उसमें हमने जो जो ड्यूरिंग मूवमेंट है वो P&L में लेके गए हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ले गए हैं, वो हमने यहाँ बताया हुआ है। जो जो आइटम्स हो सकते हैं जिन पे आपका डेफर्ड टैक्स आपका बनता है वो हमने यहाँ डिस्क्लोज कर दिया, जिस पे आपके टेम्परेरी डिफरेंसेस हो सकते हैं। इस तरीके से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि जो डेफर्ड टैक्स एसेट आपने रिकॉर्ड नहीं किया है वो आप बताएंगे। इसी तरीके से आपका जो एक्सपायरी है वो बताएंगे आप, वो रिक्वायरमेंट हमने दे दी है। इस तरीके से चेंज इन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट वो हमने बता दिया कि जो जो चेंज होगा, जो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, वो हमने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को मीट किया है। अब नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशंस, बेसिकली IS 19 के हिसाब से। तो एज वी हैव डन इन द प्रीवियस स्लाइड्स, प्रीवियस अकाउंट हेड्स, यहाँ भी हमने तमाम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पहले डाल दी हैं, IS 1 की, IS 19 की, और उसके हिसाब से हमने यहाँ डिस्क्लोजर नीचे दे दिया है। ये फोर्थ शील की रिक्वायरमेंट है वो हमने यहाँ डाल दी है, कि आपने एक स्टेटमेंट देना है कि भाई जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं वो अंडर द वो कंप्लाइंट है इन अकॉर्डेंस विद दी प्रोविजन सेक्शन 218 ऑफ द एक्ट, वो हमने ये दे दिया है स्टेटमेंट। ये हमारे मॉडल डिस्क्लोजर्स हैं, और इसके अगेंस्ट आपको IS 19 की रिक्वायरमेंट नजर आएंगी, कि आपने यानी कैसे अपने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को आप मीट कर रहे हैं। तो बेसिकली IS 19 आपको, ये तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लान आ गया कि प्लान क्या क्या है आपकी। आपकी ट्रस्ट डीड क्या कहती है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट ग्रेचुटी बेनिफिट जो है वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है आपका, वो आपने बता दिया। उसकी लीगल रिक्वायरमेंट बता दी कि ट्रस्ट एक्ट के तहत बना है आपका, और आप उसके इनकम टैक्स और ये लॉ आपके अप्लाई होते हैं। उस पे जो रिस्क जो उस डिफाइंड बेनिफिट प्लान पर है वो हमने उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी है अंडर IS 19, जो यानी फाइनेंशियल सैलरी रिस्क हो गया, एसेट वॉलेटिलिटी हो गया, डिस्काउंट रेट फ्लक्चुएशन हो गई, इन्वेस्टमेंट रिस्क हो गया, रिस्क ऑफ इनसफिशिएंट एसेट्स हो गया,
ये सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो 19 की हमने वो यहाँ दे दी है। फंडिंग जो है उसके बारे में IS 19 रिक्वायर करता है, वो हमने बता दिया कि फुली फंडेड है। और उसके बारे में हमने बता दिया कि कैसे उसकी फंडिंग हो रही है, एक्चुअली एजम्पशंस के बारे में, एक्चुअल मेजरमेंट फ्रेमवर्क उसकी बेस पे हम फंडिंग करते हैं, जो भी हमारी एक्चुअली करके हमें देता है वो हमने यहाँ डिस्क्लोज कर दिया। वैल्यूएशन रिजल्ट्स के बारे में बता दिया कि लास्ट वैल्यूएशन कब की गई थी और कौन से मेथड के तहत की गई थी, IS 19 की रिक्वायरमेंट है। प्लस बैलेंस शीट रिकंसिलेशन हमने दे दी जो IS 19 की रिक्वायरमेंट है। और मोमेंट इन लाइबिलिटी रिकग्नाइज इन द बैलेंस शीट ये हमने दे दी जो हमारी IS 19 की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से मोमेंट इन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन वो हमने बता दी। बैलेंस बिगनिंग ऑफ द ईयर जो आइटम इंक्लूडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आइटम इंक्लूडिंग अदर कॉम्प्रिहेंसिव सब हमने बता दिया। फिर फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स वो हमने बता दिया, उसकी मोमेंट फेयर वैल्यू प्लान एसेट वो बता दिया। चार्ज फॉर दिया बता दिया, एक्चुअल assumptions जो थी वो हमने बता दी। ब्रेक ऑफ प्लान एसेट्स वो बता दिया, एक्सपेक्टेड फ्यूचर यानी अगले साल का चार्ज क्या होगा वो हमने बता दिया। जब OCI में लेके गए उसका ब्रेक डाउन हमने दे दिया। जो सेंसिटिविटी थी जो 19 की रिक्वायरमेंट थी हमने बता दी कि सेंसिटिविटी का क्या इम्पैक्ट होगा। मेच्योरिटी प्रोफाइल मैंने बता दिया पूरा। नाउ द टाइम इज शॉर्ट, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस IFRS 7 डिस्क्लोजर्स जो कि रिस्क मैनेजमेंट वाले हैं। या हमने जैसे एज वी हैव डन इन द प्रीवियस हेड ऑफ अकाउंट, तो हमने यहाँ पूरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अंडर IFRS 7 जो भी हो सकती हैं वो हमने यहाँ डाल दी हैं। जो और उसके बाद फिर हमने मॉडल डिस्क्लोजर दिया है। IFRS 7 इज बेसिकली अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, तो हमने रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर्स और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क उसकी बात की है। एक मॉडल डिस्क्लोजर दिया है जिसमें हमने तमाम फाइनेंशियल रिस्क की बात की है, मार्केट रिस्क की बात की है, क्रेडिट रिस्क की बात की है, लिक्विडिटी रिस्क की बात की है। मार्केट रिस्क के जो कंपोनेंट्स हैं उनका डिस्क्लोजर हमने बता दिया कि फॉरेन करेंसी रिस्क जो है उसका डिस्क्लोजर क्या हो सकता है अंडर IFRS 7। वो हमने एक वर्डिंग दे दी है उसकी कि भाई ये ग्रुप की जो है वो जो फॉरेन करेंसी रिस्क है उस वो राइज होता है बेसिकली जो इम्पोर्ट पेमेंट्स है उसकी वजह से राइज हो सकता है। और हम उसको जो है कैसे मैनेज करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत हम इसको मैनेज करते हैं पूरा। और फिर हमने सेंसिटिविटी दे दी जो कि IFRS 7 की रिक्वायरमेंट है कि अगर लेट से आपका डॉलर का रेट ऊपर नीचे होता है तो उसकी वजह से क्या आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो हमने बता दिया। इंटरेस्ट रेट रिस्क की हमने बात कर ली, क्या अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे, उसकी फेयर वैल्यू पे, उसकी कैश फ्लोस पे बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन इंटरेस्ट रेट। और उसके बारे में हमने उसको बता दिया कि हमारे जो है वो फिक्स रेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या लेट से वेरिएबल रेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनका क्या इम्पैक्ट है, उसकी सेंसिटिविटी हमने आगे यहाँ बात कर ली कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता तो फिर हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका। अदर प्राइस रिस्क के बारे में हमने बात कर ली कि लेट से हम कमोडिटीज़ कहीं और से खरीदते हैं, उसकी प्राइस रिस्क अगर ऊपर नीचे होती तो उस प्राइसेस की वजह से हम पे क्या इम्पैक्ट आता। इस तरीके से क्रेडिट रिस्क के हमने बारे में बात कर ली कि क्रेडिट रिस्क होता क्या है, क्रेडिट रिस्क जो है वो कहाँ कहाँ से अराइज हो रहा है, किन किन हेड ऑफ अकाउंट से अराइज हो रहा है IFRS 7 के हिसाब से। फिर हमने ईच हेड ऑफ अकाउंट के बारे में क्रेडिट रिस्क को कैसे मैनेज किया जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि हम कैसे उसको एसेस करते हैं। जो भी IFRS 7 की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से हमने ये मॉडल डिस्क्लोजर उसका बनाया हुआ है। उसकी रिस्क मैनेजमेंट कैसे होती है, उसको कैसे देखा जाता है, फिर उसके बाद उसकी सेंसिटिविटी क्या है। अगर लेट से अगर अमाउंट ऊपर नीचे अगर लेट से, और हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या है ऑफ दी ट्रेड रिसीवेबल्स के, वो कहाँ का कौन कंसंट्रेटेड है, ये IFRS 7 की रिक्वायरमेंट ने हमने यहाँ दे दी है। इम्पेयरमेंट के बारे में हमने बात कर लिया, IFRS 7 की रिक्वायरमेंट जो है उसके हमने बता दी कि इम्पेयरमेंट हमने कैसे कैलकुलेट की है। और ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हमने मीट की है। इस तरीके से हमने क्रेडिट एक्सपोजर की बात कर ली कि ग्रॉस एक्सपोजर कितना है और लेट से उस पर आपका क्या इम्पैक्ट आएगा अगर लेट से रिस्क क्रेडिट लॉस रिस्क ऊपर नीचे होता है तो फिर इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आता है। इस तरीके से हमने डेट इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, अदर फाइनेंशियल सेट्स की बात कर ली। फिर हमने इम्पेयरमेंट लॉसेस की बात कर ली, जो जो डिस्क्लोजर्स हमारे हो सकते थे अंडर IFRS वो हमने यहाँ पे बता दिया। मैक्सिमम क्रेडिट रिस्क का जो एक्सपोजर है वो हमने बता दिया। लिक्विड रिस्क की हमने बात कर ली कि लिक्विड रिस्क क्यों आती है, क्यों क्यों राइज हो सकता है। और लिक्विड रिस्क की फिर हमने सेंसिटिविटी की बात कर ली, उसकी मेच्योरिटी की बात कर ली, सॉरी, कि उसमें लिक्विडिटी जो है हमारी मेच्योरिटी क्या है, जो हमारी जो लाइबिलिटीज है उनकी मेच्योरिटी क्या है, अप टू 1 ईयर क्या है, आफ्टर 1 ईयर क्या है, जो एक डिस्क्लोजर हो सकता है। तो देर आर सो मेनी हेड्स ऑफ अकाउंट बट जो मेजर थे वो मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं।
So now over to Sayyid Ijlal.